अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ साइंसी बात से करते हैं। बताएं बताएं। देखिए साइंसी बात क्या है कि मैं पढ़ रहा था इंसानी जिस्म के बारे में, इंसानी जहन के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर है जैसा एक शौक़ है कि एक्सप्लोर करें कि है क्या ये मामला। ये जो इतनी ज़बरदस्त मशीन एक बनाई हुई है अल्लाह ताला ने, इस मशीन में ऐसे क्या क्या जादू हैं जो कि हमारे सामने आते हैं अपने यूँ कह लीजिए कि काम के तौर पर, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनिंग जो है वो हम समझ नहीं पाते। तो अब एक फंक्शन है दिमाग का, वो मैंने पढ़ा है। अच्छा, दिमाग में कुछ होते हैं न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स का नाम होता है मिरर न्यूरॉन्स, यानी आईना जिसको आप कहें, आईना न्यूरॉन है वो, ठीक है। और उसका काम क्या होता है उस मिरर न्यूरॉन का? उस मिरर न्यूरॉन का काम ये होता है कि आप जब भी किसी से गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो उनके जज्बात होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, वो कैच करते हैं और फिर वैसे ही इमोशंस आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं, वैसे ही जज्बात। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपसे मिला, आप मुझे आया गुस्सा, हाँ, गुस्सा आया। अब मेरे मिरर न्यूरॉन ने क्या किया कि आपका जो इमोशन था वो किया कैच, और उसने मेरे दिमाग में वो इमोशन क्रिएट करना शुरू किया। तो अब मेरे अंदर ताकि आपको भी गुस्सा आए जी, या स्ट्रेस है अगर आपके अंदर, तो मुझे भी वो स्ट्रेस महसूस होना शुरू होगा। और मैं अगर किसी और से बात करूंगा तो उसे महसूस होगा कि जी ये देखो इसके अंदर स्ट्रेस है। तो इस तरह वो जो फीलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। अब ये जो चीज़ है, ये मिरर न्यूरॉन सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के लिए काम नहीं करते, पॉजिटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी काम करते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो खुश होगा, हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, आप उससे बात करेंगे, वो आपको अच्छा फील करवाएगा, तो जो आपका मिरर न्यूरॉन है वो आपके जहन में वैसी ही कैफियत पैदा करेगा। फिर आप आगे किसी से बात करेंगे तो उसके जहन में भी अच्छी और खुशी की कैफियत बढ़ेगी। तो ये जो मिरर न्यूरॉन है ये हमें किस रूल की तरफ लेकर जाते हैं ज़िंदगी के? सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। अब आपका कल इम्तिहान है, ठीक है, आप टेंशन में हैं, लेकिन है भाई है अल्लाह का शुक्र है। अरे अल्लाह का शुक्र तो है। टेंशन मुझे वैसे बहुत सारी बातों की है, इम्तिहान रिलेटेड नहीं है, टेंशन अलग है। थोड़ी सी ले ले, ऐसी ले ले, वो इम्तिहान रिलेटेड नहीं है। मेरे जात से जो मामलात हैं उसकी मुझे टेंशन नहीं है, जो बाकियों के अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनकी टेंशन ज्यादा होती है आपको उसकी तरफ से। एग्जाम का एक स्ट्रेस होता है ना कि इंसान के तैयार सेंटर में जाना है, एग्जाम देना है, पढ़ना है, हर एक को एक बैक ऑफ द माइंड होता है। अब आपके लिए मशवरा क्या है? आप पढ़े लिखे लोगों में मैं आप बात नहीं, आज का मशवरा तो ये है कि मैं किसी के साथ भी ना रहूं, मैं अपने ही साथ रहूं। मिरर न्यूरॉन आपका देखें क्या करेगा। मैं मिरर न्यूरॉन को आराम दूंगी ना कि आज वो किसी के इमोशन कैच ना करे। देखें, मैं पढ़ा लिखा आदमी, आज के दिन मैं अगर आवाम के साथ किसी के साथ बैठ गई तो तैयारी कौन करेगा? हाँ, ये तो है, तैयारी करें। बिल्कुल। आप दरअसल वो लास्ट मिनट वो वाले हैं ना, लास्ट मिनट स्टूडेंट्स हैं जिसमें 5-6 लोग सर मिला के खड़े होते हैं और कहते हैं कंबाइंड स्टडी कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा, तो तू ये कर रहा है, चल मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, फिर एक दूसरे को दिखा देंगे। ये वो भी उन लोगों में बैठे तो आइडियाज वैसे आते हैं। आइडियाज आप देखें ना, बहुत सारे ऐसे लोगों में आप बैठे जिनके पास आइडियाज आना शुरू होते हैं, तो आपका भी जहन चलना शुरू हो जाता है। अगर आप हर चीज़ चैट जीपीटी पे जाके सर्च करेंगे, आपका जहन जो है वो डल हो जाएगा। तो ये जहन को बेहतर करने के लिए जहनी एक्सरसाइजेस और अच्छी सोहबत का असर ये रखें, बिल्कुल, और ज़िंदगी को एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब आपको लेकर चलते हैं हम ज़रा 60 सेकेंड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, 7 यूसीज़ पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 4 यूसीज़ पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमा असद उमर, राजा खुर्रम नवाज समेत 180 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 10 मई से जलसे करूंगा, इमरान खान का ऐलान। इमरान खान सड़कों पर आए तो घर भेजूंगा, राना सनाउल्लाह। आखिरी वनडे में शिकस्त, पाकिस्तान 2 दिन नंबर 1 रहने के बाद रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आ गया। सरजमीन पाकिस्तान का बेटा हूं, जल्द दौरा करूंगा, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ। तुर्क सदर एर्दोआन का इस्तांबुल में इंतखाबी जलसा, रिकॉर्ड 17 लाख अफराद की शिरकत। भारतीय रियासत केरला में मुसाफिर बरदार किश्ती उलटने से बच्चों और औरतों समेत 21 अफराद हलाक। शाम की 1 दिहाई बाद अरब लीग में वापसी हो गई। अरब लीग वज़राए ख़ारजा इजलास में करारदाद मंजूर। और अमेरिका की रियासत टेक्सास के शॉपिंग सेंटर में फायरिंग, हमला आवर समेत 9 अफराद हलाक।
60 सेकंड न्यूज़ में हो गई जी। दुनिया का हाल अहवाल देख लें दुनिया का हाल अहवाल कैसा चल रहा है। अजीब मामला चल रहा है। अमेरिका में फायरिंगें हो रही हैं, 8-9 अफराद हलाक हो गए वहाँ पर। एक अजीब हंगामा मचा हुआ फायरिंग में, तो वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। उन्होंने बस सोचा हुआ है कि हम इम्प्रूवमेंट हम इस एरिया में तो दिखाएं ही ना। बिल्कुल। वो फिर भारत में कश्ती डूब गई, एक अजीब मामला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बड़ी अजीब अजीब हो रही हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं जी, आपको लेकर जाते हैं जी ज़रा जमहूरियत की। जो हम बात कर रहे हैं जमहूरियत का जज्बा, मैं आपको बताता हूँ शिफा, ये है जज्बा। देखिए कामयाबी का पैमाना क्या होता है जमहूरियत में, अवाम कितनी आपके साथ है और अवाम कितना अपना अंगूठे का इस्तेमाल करती है, वोट कितना पड़ा। ठीक है जी। अब 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 40% वोट डाले गए थे, जो कि 1990 के बाद सबसे ज़्यादा शरह है जो वोटर इसको कहते हैं टर्नआउट की। अच्छा, अब गुज़िश्ता रोज़ सिंध के 24 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। नौशेरा फ़िरोज़ के एक शहर में 2 दूल्हे अपनी बारातें छोड़ के वोट डालने पहुँच गए जी। उन्होंने कहा भाई उनको आगे आने वाले वक्तों में रिग्रेट होगा इस चीज़ का। नहीं तो वो वापस चले गए। कौन सा वो कोई रह गए उधर पोलिंग स्टेशन में, उन्होंने वोट डाला वापस चले गए। नहीं मतलब वो अपनी शादी की तकरीब छोड़कर हमने प्रायोरिटी जो है उसको दी, रिग्रेट होगा आपको। उन्होंने सोचा कि हम ना डालेंगे तो कोई और वोट डाल देगा, तो बेहतर है खुद डाल दो। ये भी वोट खुद ही डालें। बिल्कुल बिल्कुल, वरना तो डल तो जाना ही है जी। मेहराबपुर की टाउन कमेटी में जनरल काउंसिल की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे थे, तो माजिद बाबू और राशिद बाबू इन दोनों की बारात में जाना था हैदराबाद, लेकिन दोनों पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। माजिद बाबू का कहना यह था कि देखो शादी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है, लेकिन वोट डालना भी फ़र्ज़ है भाई जी। और उनकी बारात फिर वोट डालने के बाद फिर रवाना हो सकी। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी, दिस इज़ कॉल्ड वो जो कहते हैं ना कि जमहूरियत की कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है जी। और किसी की हो ना हो, ये बाबुओं दोनों की थी। बिल्कुल दोनों बाबुओं की थी। वेरी गुड। अच्छा, आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं सुना दूं जरा। जो सियाहती मकामात हैं उनके हवाले से कुछ आदाद शुमार सामने आए। और शादी इन्होंने की, अब सियाहती मकामात पर भी जाना है। बिल्कुल, हनीमून के लिए भी जाना है बाबुओं को दोनों को। तो एक ही जगह जाएंगे या ये अलग अलग डेस्टिनेशन चूज करेंगे? पूछा जाएगा ना। अच्छा ओके। खैबर पख्तूनख्वा के जो सियाहती मकामात हैं उनका मुकाबला दुनिया के किसी भी खूबसूरत सियाहती मकाम से किया जा सकता है। वैसे तो पाकिस्तान की खूबसूरती ऐसी है कि हमें तो बाकायदा तौर पर स्विस एम्बेसडर ने ये बात की थी कि वहाँ पर इतना लैंडस्केप, उसमें लैंडस्केप में वैरायटी और डिवर्सिटी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। तो वो तो बड़ा खुशहाल यहाँ से गए, अब उनको तो बहुत पसंद आया पाकिस्तान का लैंडस्केप। लेकिन अगर हुकूमत तवज्जो दे थोड़ी सी भी, तो पाकिस्तान सयाहत से अरबों डॉलर सालाना कमा सकता है। और अब भी सयाह जो हैं इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे जो सयाहत है उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान 8,90,000 सयाहों ने सूबे का रुख किया है। कितने? 8,90,000 जी। और तकरीबन 9 लाख ही हो गए। हाँ। तकरीबन 9 लाख हो गए। जाहिर है मौसम इतना अच्छा, अब ये मौसम है बड़ा खतरनाक। ये आप अपने जहन में रखिएगा। लैंडस्लाइड और बारिशें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जरा जहन लगा के 9 लाख में बाहर के कितने थे और अंदरूनी? अब इनमें गैर मुल्की सयाह जो थे वो सिर्फ 55 थे। अच्छा। और बाकी मकामी अफराद थे। और मालम जबा की तरफ सबसे ज्यादा सयाह जो है उन्होंने रुख किया, जिनकी तादाद 5,52,000 थी। इसके बाद गलियात का नंबर आता है और 3,33,000 सयाहों ने इस खूबसूरत खित्ते का रुख किया। अच्छा, फिर कागान और नारान में 79,000, जबकि चित्राल लोअर जो है उसमें 23,000 सयाहों की आमद हुई। और दीर अपर जो है, अपर दीर जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ सबसे कम वैसे सयाहों ने रुख किया। ऊपर है, जरा दूर भी है। यहाँ सिर्फ 1,015 सयाहों की आमद का रिकॉर्ड है। पूरा उन्होंने कैलकुलेशन की और आपने भी पकड़ ली वो कैलकुलेशन। मैंने भी पकड़ ली, अखबारों में छप गई। मैंने कहा भाई लोगों को बताएं कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना टेंशन स्ट्रेस में नहीं है। मौसम बड़ा अच्छा है। मौसम तो खैर इंतहाई खूबसूरत है आजकल। पूरे मुल्क में ही अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। गर्मी आके नहीं दे रही है, सर्दी जाके नहीं दे रही है। पंखा लगाते हैं, फिर 15 मिनट बाद ख्याल आता है। भाई कल वो मैं फिल्म देखने गया हुआ था ना, मनी बैक गारंटी, बड़ी मजेदार फिल्म थी, बड़ी अच्छी, मजा आया फिल्म देख के, फुल एंजॉय किया। बाहर निकले तो अजीब है, गीला माहौल, शदीद बारिश और ओले, हमें तो पता ही ना। अच्छा, इस्लामाबाद में तकरीबन हर बारिश में हल्के छोटे हर तो कल भी ओले थे क्या? मेरा ख्याल है मैंने किसी से सुना है कि कल ओले थे। अब किस जगह पे थे, जाहिर है अब शहर भी हमारे इतने एक्सपैंड हो गए हैं कि एक जगह बारिश होती है दूसरी जगह कुछ नहीं होता। लेकिन सयाहों के हवाले से मैं ये आपको कह दूं, दोबारा तंबी भी हम कर दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनका रुख बेहतर है कि ना करें। अच्छे मौसम आपको आगे भी मिलेंगे। इतने गीले फिसलन वाले मौसम में लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लडिंग का खतरा है, अर्बन फ्लडिंग आपको हमने वीडियोस दिखाई थी, तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, अब देखें शादी हो गई, शादी के बाद सयाहत पे भी चले गए, फिर बच्चे भी होने जिंदगी में, शादी के बाद एक मरहला होता है जिंदगी का। अब उसके हवाले से आपको मैं बताता हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए जिंदगी में, ठीक है।
अब स्टेप क्या है अगला? सऊदी अरब में बड़ा दिलचस्प एक वाकया हुआ है, वो और क्या है? सऊदी अरब के ये वाकया जो है सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। वहाँ का शहर है नजरान। हाँ। 3 बच्चियां वहाँ पे पैदा हुई हैं और महकमा मौसमियात ने उनके लिए तहाइफ का ऐलान किया। अब क्यों महकमा मौसमियात ने ये मेहरबानी की है, उसकी वजह यह है कि इन बच्चियों के नाम वालिदैन ने रखे हैं आसमान, बादल और बारिश। चलो ठीक है, उनको पसंद हाँ, आया होगा। बादल बिल्कुल। बादल तो होता है, वो बादल फिल्म थी, आसमान, बादल बादल। बच्चियों के जो वालिद साहब हैं उन्होंने बताया कि उनकी शादी जो है वो 6 साल पहले हुई थी, तो 6 साल बाद बच्चों की पैदाइश हुई थी। तो यानी कि ये ख़ानदान 6 बरस तक बच्चों के इंतज़ार में आसमान को तकता रहा, और फिर अल्लाह की रहमत तीनों बेटियों की सूरत में नाजिल हुई। तो सबसे पहले ये खबर सऊदी अरब का जो महकमा सेहत है उसने ट्वीट की। उसके बाद महकमा मौसमियात ने बच्चियों के वालिदैन के अनोखे नाम रखने पर उनको खिराज तहसीन पेश किया और उनके लिए तहाइफ का ऐलान किया। क्या बात है भाई, कैसा? जबरदस्त। ये है कमाल। तहाइफ मैं का भी ऐलान कोई किया। नाम रखता हूँ बच्चे का, वजीर आजम। तोहफा दे देंगे वजीर डिप्टी आजम की कमिश्नर, कुर्सी। वजीर आजम सोचो, सदर सदर होगा ये भाई। सदर है भाई, तो वो सदर से वगैरह मुमलिकत तोहफा दे देंगे अपनी कुर्सी। ये ले बेटा, ऐश कर, अगला सदर तो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये थी हमारी जी आज की कुछ अहम स्टोरीज। हमने सोचा आपकी तवज्जो जरा इनकी तरफ दिलाई जाए। और जगह पर भी शादियों का मौसम बना हुआ है। अब तो बस सीजन शुरू, क्या सीजन तो खैर वो अगस्त के बाद शुरू होता है, लेकिन शादियां वैसे भी फिर भी होती रहती है। शादी हर वक्त होनी चाहिए। शादी हर वक्त होनी चाहिए, और शादी होने के लिए आप शादी को आसान बनाएं। शादी हाँ। को इतने लवाजमात से ना लाद दें कि जिसने शादी करनी है मुश्किल और हो जाए। जिसने शादी करानी है उनके लिए वबाले जान बन जाए। ऐसा ही है, शादी जो है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मैं आपको एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो तवज्जो इस तरह की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद का तस्वुर पेश किया था, उसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल उन्होंने बनाकर दी वो थी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में। और जब मदीना में ये मस्जिद बनी गई थी तो इस मस्जिद में एक तो ज़ाहिर है नमाज का तो एहतमाम होता ही था, लेकिन नमाज के एहतमाम के अलावा जितने भी मामलात थे, जो दीनी मामलात हों या दुनियावी मामलात हों, वो सब उसका जो सेंटर था वो मस्जिद था। यानी कि मस्जिद एक सोशल सेंटर, एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा रखती थी उस ज़माने में, जो मॉडल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। क्योंकि उसके अंदर ही तालीम हासिल करते थे असहाब सुफ़ा, उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे जो वफूद थे वो आते थे। और नजरान का जो हमने जिक्र किया, नजरान से जो ईसाई आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि भाई आप यहीं पर इबादत कर लीजिए। तो उसके अंदर गैर जो मजहबी, गैर मुस्लिम जो लोग थे वो भी आते थे, उनकी अगर कोई काम होता था तो वो भी करते थे। उधर ही जो है वो कैदियों को भी लाया जाता था, वहीं पर उनको बांध भी दिया जाता था अगर कोई इस तरह का मामला होता था। सज़ा व जज़ा के फ़ैसले, अदालत, काजी, ये सारा जो मामला था ये मस्जिद में होता था। अब मस्जिद के अंदर, और वो बल्कि एक और बड़ी बहुत अहम मिसाल जो मुझे याद आई अभी, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर वो खेल देख रही थी, जो कुछ हबशी आकर जो है वो खेल रहे थे जी। और वो भी मस्जिद में ही वो मामला हो रहा था, उसके सहन के अंदर। ये सारी इस्लामी तारीख़ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारे मामला मस्जिद में होते थे। और अब क्या हुआ है कि मस्जिद को सिर्फ़ और सिर्फ हमने नमाज के लिए रख दिया है, और नमाज के वक्त आप जाते हैं और नमाज के वक्त फिर वो भी सिर्फ मर्द हजरात के, बिल्कुल, मर्द हजरात जी। और बड़े उम्र के लोग। बच्चे भी वेलकम नहीं है, खवातीन भी वेलकम नहीं है। अब हुआ ये है कि F8 इस्लामाबाद का जो इलाका है, मरकज़ है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई है और एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। एक मस्जिद है F8 की, यानी कि इस्लामाबाद मस्जिद की। रहमतुल्लिल आलमीन, बिल्कुल। और उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना कि सहूलत दी है आवाम को, कि यहाँ पर हम शादी हॉल बना रहे हैं, जिसको अफोर्डेबिलिटी का मसला है, जिसको ज़रा मसाइल हैं माली, वो यहाँ आए, मस्जिद के इस हॉल को बुक कराए अपनी बेटियों बेटों की शादी के लिए। यहाँ पर उनको खाना पीना, वो सारे लवाजमात, स्टेज की सेटिंग, हर चीज़, दुल्हन का कमरा, हर चीज़ जो है वो फ्री है, और हम वेलकम करेंगे जो भी आए। बिल्कुल। और हम आज इसी मस्जिद के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब, जो कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के रूह रवां हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तुल्लाह। अच्छा उबैदुर रहमान साहब, ये बताएं कि अब बुनियादी तौर पर जो मस्जिद का तस्वुर है, जिस तरह अवैस ने बताया कि वो एक कम्युनिटी सेंटर था, ये तब्दील कैसे हो गया हमारे यहाँ आजकल के क्योंकि मतलब पहले जो था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, मैंने बताया वो था मामला, तो अब जो है वो कुछ और है। कैसे चेंज हुआ ये तब्दील कैसे हुआ? ये तो एक ऐसा सवाल है कि जो एक अलमिया है और इसकी तफसील है। ये 1300 साल का एक सवाल है, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। अब हमें उस तब्दीली से असल तब्दीली की तरफ जाना है। अगर हम अपनी मसाजिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की तरह बना दें तो पाकिस्तान खुद ब खुद एक मदीना की रियासत की शक्ल पेश कर देगा। पाकिस्तान एक रियासत मदीना की झलकियाँ पेश कर देगा। मस्जिद मरकज़ दुआ है, मरकज़ सदा है, मरकज़ तबलीग है।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद इससे आगे बढ़कर मरकज़ पनाह भी थी, मरकज़ ग़िज़ा भी थी और मरकज़ शिफा भी थी। वहाँ पर मरीज़ भी लाए जाते थे, वहाँ पर दुखी लोग भी आते थे, वहाँ पे अपनी ख़वातीन शिकवे भी लेके आती थीं। बेटी बाप से अपना हक़ लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती थी। वहाँ पर कैदी भी लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने बांध दिए जाते थे। वहीं से लश्कर रवाना होते थे, वहीं पे मामलात तय पाते थे। हमें ये नहीं देखना कि हम डूबे कैसे, अब हमें देखना ये है कि हम निकलें कैसे और हम अपनी परवाज़ कैसे करें। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन उसी मुताले के नतीजे में एक मस्जिद को मरकज़ मोहब्बत, मरकज़ सहूलत, मरकज़ उख़्वत बनाने की एक कोशिश है। सही। तो अब इस वक्त आपकी जो मस्जिद है जामा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन, वहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अगर कोई भूख का शिकार है, मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन आ जाए, वहाँ पे रोज़ाना मस्जिद दस्तरखान लगता है। अच्छा। उसके दरवाज़े पर एक फ्रिज रखा हुआ है, कोई शख्स भूखा है वहाँ पे आए, खाना निकाल के वहाँ से ख़ुद खा ले। अगर कोई बीमार है तो मस्जिद क्लिनिक मौजूद है। अगर किसी के पास दवाई नहीं है तो वो दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त न करे, मस्जिद फार्मेसी मौजूद है। अच्छा। आए और वहाँ से दवाई हासिल कर ले। अगर कहीं दूर है, अपने घर में है और घर में कोई अजीज़ बीमार है, वो उठ के अस्पताल ना जाए, बल्कि 24 घंटे हमारा मस्जिद टेली मेडिसिन सेंटर ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए उनको फौरी तौर पर इलाज की और दवाओं का बताने के लिए हाजिर है। अगर कोई थका हुआ है तो वो मस्जिद में आए, वहाँ पे मस्जिद में एक ख़ास जगह मुकर्रर है आरामगाह के लिए, वहाँ पे इतिकाफ़ की नियत करे, सो जाए और सवाब भी हासिल कर ले। अगर कोई अपने बेटे और बेटियों की शादी करना चाहता है, खा वो खुशहाल है, खा वो मुतवस्सित तबके से है और खा वो सफ़ेद पोश तबके से है, मस्जिद हाल मौजूद है, क्रॉकरी मौजूद है, कैटरिंग का सारा सामान मौजूद है। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन उनकी ज़ियाफ़त करेगी, अपने बेटे और बेटियों को शरीयत के मुताबिक अच्छे तरीके से, बावकार तरीके से अज़ान की गूंज में नमाज के साथ मुंसलिक करते हुए और दुआओं के साथ रुखसत कर दे। यह है जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन का एक पहलू। अगर कोई तलाक देने पे तुला हुआ है तो हमारा यह ऐलान है, तलाक न देना, मस्जिद आ जाना, एक दफ़ा मस्जिद आ जाए। अगर कोई बेटी अपने खामन से तंग आकर तलाक लेने पे तुली हुई है, हमारा यह ऐलान है, तलाक न लेना, मस्जिद आ जाना। वहाँ पे मस्जिद फैमिली कौंसल मौजूद है। अगर कोई मज़लूम किसी भी हवाले से किसी जुल्म का शिकार है तो मस्जिद लीगल एड फोरम मौजूद है, वो मस्जिद में आ जाए, 4 वकला उसकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुआशरे की जितनी भी तंगदस्ती है, मुआशरे में जितना भी जबर है, सितम है, बेटियों पे है, ख़वातीन पे है, मस्जिद के पास उसका हल मौजूद है। इसलिए कि मस्जिद मरकज़ है मुसलमानों का, मस्जिद मरकज़ है इंसानियत का, मस्जिद मरकज़ है मोहब्बत का, मस्जिद बांटने का नाम है, मस्जिद संभालने का नाम है, मस्जिद एक रियासत है, मस्जिद एक असम्बली है, मस्जिद सबसे बड़ी NGO है। ये वो NGO है जो हर वक्त, हर जगह, हर वक्त मौजूद है, हर गली में मौजूद है। सबसे बड़ी NGO वाकई। तो डॉक्टर साहब, इतना काम हो रहा है, आप लोगों की मस्जिद इतने फलाही मंसूबे जो है वो चला रही है, इन सब के लिए फंडिंग का क्या हिसाब किताब होता है? वैसे तो लोग मस्जिद में आके अतिया भी करते हैं, लेकिन फंड्स आप लोग किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? जो नेक काम है, इनको चलाने वाला अल्लाह की ज़ात है बेशक, और इन नेक कामों को फ़ंड से ज़्यादा इखलास की ज़रूरत होती है। जब इखलास से ये काम किए जाएँ तो अल्लाह के बंदे खुद इसमें शामिल हो जाते हैं। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से वाबस्ता लोग और नमाजी भी एक काफ़िला रहमत है जो खामोशी से, गुमनामी के साथ ये सारे के सारा निज़ाम चला रहे हैं। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के साथ जो भी इसमें शामिल होना चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र या किसी भी शक्ल में शामिल हो सकता है। लेकिन जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की एक पॉलिसी और भी है कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम किसी से मांगेंगे नहीं। अच्छा। किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और काम होते चले जाते हैं। इसलिए कि हमारा ये तजर्बा है कि अगर हमने इन हाथों को लोगों के सामने फैला दिया तो अल्लाह इसको कभी भरने नहीं देगा, और अगर हमने इन्हीं हाथों को देने वाला बना दिया तो अल्लाह ताला इसको कभी खाली नहीं होने देगा। बिल्कुल सही बात है। वो जो देने वाला हाथ होता है वो हमेशा बरतर होता है लेने वाले हाथ से। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो शादी हॉल की सहूलत आपने शुरू की है अपनी मस्जिद में, इसको हासिल करने का तरीका क्या है और ये इतना वायरल कैसे हो गया है सारा मामला सोशल मीडिया पर? मस्जिद मैरिज हॉल के हवाले से 2 चीज़ें अहम हैं। ये क्यों है और इसका तरीक़ाकार क्या है। क्यों है इसलिए कि आप यहाँ पे अपने इसी दफ्तर के इर्द गिर्द जो हमारे मुतवस्सित तबके के साथी मौजूद हैं उनसे पूछें, जो नौजवान यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, बेटियाँ कर रही होंगी, उन्होंने कर्ज़े लिए होंगे कि बेटी की शादी है, बहन की शादी है, उसके लिए जोड़ रहे हैं, कमेटियाँ डाली होंगी, एडवांस कर्ज़े लिए होंगे। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के सामने और हर मस्जिद में भी सुबह शाम ऐसे सफ़ेद पोश खुददार लोग आते हैं कि जो मजबूर हैं, मांगने वाले नहीं हैं, पेशावर भकारी नहीं हैं,
लेकिन अपनी डूबी आंखों के साथ और अपने सिसकते होंठों के साथ ये कान में आके कहते हैं, घर में बेटियां बैठी हैं, जालमाना रस्म व रवाज है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, बेटी को रुखसत करना है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मदद कीजिए। अगर हम उनको 5, 10 या 15 हज़ार फ़ी बाप दे के मस्जिद के मखसूस फ़ंड में से रवाना कर भी देते हैं, ये हल नहीं है। वो आज इस दरवाजे से गया, अब अगले दरवाजे पे जाएगा, वहाँ पे धक्का खाएगा। माँ, वो बेवा माँ आएगी, अब वो दर दर पे जाएगी, ठोकरें खाएगी और इसकी ज़िंदगी इसी तरह जोड़ते हुए गुजर जाएगी। बिल्कुल। हम कौम नहीं हैं, हम उम्मत हैं। कौम बड़ी महदूद चीज़ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उम्मत के तौर पर छोड़ के गए हैं। हमने अपनी उम्मत के इन सफ़ेद पोश लोगों का एहसास क्यों ना किया? हमारी माएँ धक्के क्यों खाएँ? इसीलिए जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से वाबस्ता काफ़िला रहमत के दिल में ख्याल आता था कि हम इनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि इनका ये मसला हल हो जाए। इसलिए ये बराह रास्त एक रिलीफ़ है। एक ख़ानदान के लिए, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए 1,50,000 का कम अज़ कम इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में आपको छोटा सा एक होटल मिलता है। बिल्कुल। ये बराह रास्त रिलीफ़ है। जब हुकूमतें नाकाम हों, इदारों की तरजीह गरीब ना हो, वो आपस में बंदर बांट के खेल में मसरूफ़ हों, तो मस्जिदें सबसे बड़ी हुकूमत हैं, मस्जिदें सबसे बड़ा ज़रिया खैर हैं। हम इन मस्जिदों के ज़रिए अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को धक्के नहीं खाने देंगे। ये ऐलान है जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन का कि एक बेवा माँ की कितनी ही बेटियाँ क्यों ना हो, किसी भाई की कितनी ही बहनें क्यों ना हो, वो बेखौफ हो जाए, अपनी बहनों को अच्छे तरीके से, बावकार तरीके से रुखसत करने के लिए जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन आ जाए। वहाँ पर तमाम लवाज़मात भी मौजूद हैं, तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। अच्छा, अब दूसरी इसको बात है कि फैसिलिटी ये को किस हासिल तरीके करने से- का तरीका भी अगर थोड़ा सा अगर और हमें लोगों बता के दें। पास किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी इसमें? जितनी भी सहूलियात एक बावकार तकरीब के लिए चाहिए होती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। एयर कंडीशन हॉल है, कारपेटेड हॉल है, क्रॉकरी के सामान है, सीटिंग अरेंजमेंट है, मर्दों ख्वातीन के लिए अलग अलग बैठने का और खाने का इंतज़ाम है, ब्राइडल रूम है। दुल्हन के तैयार होने के लिए जो लवाजमात हैं वहाँ पे मौजूद हैं। दुल्हन का तैयार होना और ये सब चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और तबा ताबईन के दौर में कभी शादी ऐसी नहीं हुई कि सिर्फ बेटी को मुँह हाथ धुला दिया और भेज दिया। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है और एक बेटी को स्टेज पे बिठा के सरे आम सबके सामने दिखा दिया। हमें अपना सही शरई तरीका ढूंढना है जिसमें फितरी तौर पे खुशी के भी तमाम लवाजमात मौजूद हैं और कोई जबर और पाबंदी नहीं है। एक तरफ हमारा दुनियादार तबका शादी पे इसराफ कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ मजहबी तबका ऐसा पैगाम देता है कि शादी पे इतनी सादगी हो कि गोया एक शादी और जनाजे के दरमियान फ़र्क ही ना हो। ये भी एक गलत है। हम दीन के नाम पर लोगों पर ऐसी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं जो अल्लाह ताला या उसके रसूल ने नहीं लगाई। सही। अच्छा, अब मैं जब वहाँ पर विजिट किया मैंने मस्जिद में, तो मैंने देखा वहाँ एक रूम में बहुत सारे शादी के जोड़े भी पड़े हुए थे, लड़कियों के लिए। लड़कों के भी कुछ थे। अच्छा। तो वो क्या सिलसिला है? वो जो ड्रेसेस और गिफ्ट्स आपने देखे हैं, ये है असल पाकिस्तान, और यही वो पाकिस्तान है जो आपको ज़्यादा अपनी स्क्रीन पे उजागर करना चाहिए। जब हमने 4 दिन पहले ये पोस्ट की रात 10 बजे, तो सुबह 9-10 बजे हमारे पास लोगों की तरफ से तहाइफ आना शुरू हो गए। तहाइफ आ रहे थे कि कोई जो बेटियां आएंगी, जो बेटे आएंगे, जो सफ़ेद पोस्ट लोगों के होंगे, उन इस नेकी में हमारा भी हिस्सा डाल लें। और हमारे पास वहाँ पे दर्जनों बेटियों के लिए तहाइफ जमा हो चुके हैं। अरे वाह। बेटों के लिए तहाइफ जमा हो चुके हैं। अभी हमने बेटियों के लिए ऐलान किया है। आप एक बेटों के हवाले से और जहेज़ के हवाले से एक बहुत शानदार ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अच्छा। इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त ऐसा प्रोग्राम जो अमली भी है, मुमकिन भी है, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से इंशाअल्लाह उसका भी ऐलान होने वाला है। जबरदस्त, क्या बात है। इंतजार अच्छा, करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताएं कि इस मस्जिद में शादी की ये फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए कोई भी आ सकता है? किसी भी मकतबा फ़िक्र से आ सकते हैं लोग, या एक ख़ास तबका है जो कि यहाँ पर आना चाहिए? देखिए, हमें तो एक मकतबा फ़िक्र का पता है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भाई वाह। और इंसानियत। कोई भी मुसलमान और कोई भी पाकिस्तान का शहरी, खा वो मुसलमान नहीं है, अच्छा। अगर उसने अपनी बेटी को रुखसत करना है और वो मजबूर है, हम किस तरह उसको रोक सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का मतलब यह है कि इंसानों को भी संभालना है। इसलिए कोई भी शख्स आए, अपनी मर्ज़ी के निकाह खान लेके आए, अपने फ़िरके के आलम दीन को लेके आए, हम उसकी ज़ियाफ़त भी करेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे। और इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बतौर ख़ास एक बड़ी तादाद हमारी मसीही बरादरी की जी है। जी जी बिल्कुल। हमारे घरों में वो सफाइयाँ कर सकते हैं, हमारे घरों में वो काम कर सकते हैं, हमारे साथ दफ्तरों में काम कर सकते हैं, तो हम उनको सहूलत क्यों नहीं दे सकते? हम बैठेंगे तो खैर के दरवाजे खुलेंगे। भाई वाह वाह वाह, दिल जीत लिया सर आपने ये बात करके, और ये बात वाकई सबके लिए बड़ा अहम मैसेज है। अच्छा, अब एक और चीज़, इस मॉडल को पाकिस्तान की बाकी मसाजिद कैसे रेप्लिकेट कर सकती हैं? बाकी जो मसाजिद हैं वो कैसे शामिल हों इस नेकी के काम में? आप एक सर्वे कीजिए, पाकिस्तान के हर शहर में एक एक शहर में हज़ारों ऐसी बेटियां होंगी
जो रुखसती की मुंतज़िर होंगी, उनका बाप जोड़ रहा होगा, उनकी माँ भी जोड़ रही होगी। हज़ारों बेवाएँ ऐसी होंगी जो दर दर पे जाती होंगी, चंद रुपए जमा करती होंगी। ये एक सर्वे कीजिए तो ये तादाद हर शहर में हज़ारों में है और पूरे पाकिस्तान में लाखों में है। अब पूरे पाकिस्तान के उन लाखों बेटियों में से एक बेटी के अगर खाने पे और उसकी शादी की तकरीब के लिए किसी छोटे से छोटे हाल की बुकिंग कर हुई, फ़र्ज़ कीजिए कि 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए खर्च आता है, उस 1.5 लाख को उस लाखों की तादाद से ज़रब दीजिए तो अरबों के अखराजात बनते हैं। ये अरबों के अखराजात जमा करने के लिए वो लाखों लोग सिसकते रहते हैं। बेटी पैदा होती है तो हमने इतना ज़ालमाना कल्चर बना दिया है कि बाप जोड़ने में लगता है और माँ संभालने में लगती है, और उनकी फिर ज़िंदगी के आखिरी साल और आखिरी लम्हात इसी में गुजरते हैं। ये जुल्म कहाँ से है? इस जुल्म को हम मस्जिद के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के सिर्फ 1% बल्कि 0.5% जो मसाजिद अगर इस निज़ाम को संभाल लें और एक शहर की 5 या 10 बड़ी मसाजिद मस्जिद मैरिज हॉल का एक हिस्सा मुकर्रर कर दें, तो उन लोगों के लिए बराह रास्त ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का रिलीफ है। जो मसाजिद का ख्याल रखने वाले मुखय्यर हजरात हैं, उनके लिए मैं सादा से तरीके से इन अल्फाज की इस तरीके की वजाहत कर देता हूँ। 5 से 7 लाख रुपए में 100 लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए कैटरिंग का मुकम्मल सामान आ जाता है। अपनी मस्जिद को डोनेट कर दीजिए और मस्जिद के एक वर्कर की जिम्मेदारी लगा दीजिए कि जो किसी तकरीब का इनेकाद होगा उसके मुताबिक सेटिंग कर दे। बाकी जो तमाम मामलात है वो ख़ानदान आके ख़ुद कर लेगा। ये अरबों रुपए का वो जो सदका खैरात होगा वो उन बेटियों की तालीम पे, इलाज पे लगा दीजिए, चे जाए कि हम उनको होटलों की बुकिंग और किरायों पे खर्च करते रहें। बिल्कुल सही है। कमाल इनिशिएटिव है भाई, और ये हो जाए तो सारे लोगों के मसाइल ही हल हो जाएं, बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन F8 में मौजूद है, और जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी आंखों से जाकर इस खूबसूरत इक़दाम को देखें तो मस्जिद वहाँ पर मौजूद है, हॉल्स वहाँ पर मौजूद हैं, सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। आप जाएँ और वहाँ शादियों के लिए इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर मुबारक हसन, आपने नाम सुना होगा जी। डॉक्टर मुबारक अली पाकिस्तान के बड़े मायनाज हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनके आर्टिकल्स और किताबें होती हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और इसमें डॉक्टर मुबारक साहब ये बात कर रहे हैं कि किताबें जिनको छापने के लिए दी जाती हैं पब्लिशर्स, तो जो उनके पब्लिशर्स हैं उन्होंने अब वो पैसे देने से उन्हें इनकार कर दिया है। ये मामला क्या है और क्यों पाकिस्तान के इस कदर अजीम लोग इस तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं? डॉक्टर मुबारक साहब से ही जानते हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सवाल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आप ये थोड़ा सा बता दें कि ये सारा मामला हुआ क्या और क्यों आपको ये एहतजाज एक तरह से या ये बात कहने की ज़रूरत पड़ी? अच्छा देखें, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में अब एक ये रस्म चल पड़ी है कि लिखारी या मुसन्निफ जो बाज़ औक़ात कई साल लगा कर किताब लिखता है, ख़ासतौर से अगर वो किताब तारीख़ के मौजू पर हो तो उसको बड़ी तहक़ीक़ करना पड़ती है। लेकिन जब पब्लिशर उस किताब को छापता है तो आमतौर से पब्लिशर रॉयल्टी देने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, रॉयल्टी देने का इससे पहले जो रिवाज था वो ये था कि 10% रॉयल्टी किताब की दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितनी बेईमानियाँ हैं। मसलन पब्लिशर ये कहता है कि मैंने 500 किताबें छापी हैं, जबकि वो 1000 किताबें छापता है, और 500 किताबें की भी अगर आपको रॉयल्टी दे दे तो बहुत है। आमतौर से अब तो रॉयल्टी देने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं रहा। फिर किताब के ऊपर वो जो साल लिखते हैं, जैसे उन्होंने 2012 का साल लिखा तो वो साल चाहे वो उसके 5, 6 या 8 एडिशन भी छाप लें तो वही साल चलता रहता है, तब्दील नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस सूरत हाल में अगर कोई ये चाहे कि महज लिख कर और अपना गुजारा कर ले तो पाकिस्तान में वो नामुमकिन है। या तो ये है कि वो कोई दूसरा काम तो आपके साथ क्या हुआ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें? महज आपके पब्लिशर ने आपके साथ क्या किया? अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि ये फिक्शन हाउस इदारा है और इनका एक ज़ैली इदारा भी है जो तारीख़ पब्लिशन कहलाता है। इनके साथ मेरा एक मायदा 2012 के अंदर हुआ था, जिसमें ये तय पाया था कि ये मुझे
हर महीने एक ख़ास रकम दिया करेंगे। शुरू में इन्होंने दी है मुझे 25,000 महीने की, और ये था कि हर साल 10% इजाफा करेंगे। इस वक्त वह मुझे वो 60,000 दे रहे थे, और मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें इनको दी हैं जो इन्होंने छापी हैं, और वो किताबें ज़ाहिर बिकी भी हैं और इनको उससे फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन अब अचानक उन्होंने कहा कि हम आपको कोई रॉयल्टी नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी किताबें ये छापते रहेंगे और मुझे उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जुल्म है इसको रोका जाए, कि ये मेरी किताबें नहीं छापें और ना ही आइंदा मेरी किताबें फ़रोख्त करें, और ना ही इनके पास जो मेरे मसवदात हैं वो मुझे वापस करें, क्योंकि ये लोग जो हैं परवाह किए बगैर पाकिस्तान में जो भी कॉपीराइट्स के हसूल हैं उसकी ये परवाह नहीं करते हैं। ये किताबें छापते रहते हैं खुफिया तौर पर भी, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इसको हम चेक करें कि इन्होंने कितनी किताबें छापी हैं, कितनी बेची हैं। और अब तो चूँकि उसने इनकार कर दिया कि मुझे कोई रॉयल्टी भी नहीं देगा। कितनी तो रकम इन्होंने हर महीने आपको देनी थी? इन्हें अब जाकर यानी 2012 से लेके अब जाकर इनको 60,000 मुझे महीने की देना थी, जबकि मेरी 100 किताबें हैं और तकरीबन 50 के खिलाफ हम तारीख का एक रिसाला निकालते हैं, वो भी है। तो आप ये समझिए कि 150 के करीब मेरी तालीफात हैं जो इनके पास हैं, और जो इन्होंने कई एडिशन छाप के मतलब कि उनसे प्रेस मुनाफा कमाया है। लेकिन अब वो कहते हैं तो हम लीगल एक्शन ले रहे हैं आप इस हवाले से? इसका मतलब है अब मैंने मतलब कि एक तो पब्लिक से अपील की है, देखिए मेरे जो पढ़ने वाले हैं उनसे मैंने कहा है कि एक ऐसे इदारे का बाइकआउट किया जाए, और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर अखलाकी तौर पे दबाव डालना चाहिए कि ये मेरी किताबें न छापें, और जो किताबें इनके पास हैं बताएं कि कितनी इनकी तादाद है वो मुझे बताएं, और मुझे उन किताबों की रॉयल्टी दें। तो अभी तक मैंने कोई कानूनी एक्शन तो नहीं लिया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि डॉक्टर मुबारक अली हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ जो मुसन्निफीन का जो तनाज़ा होता है वो रॉयल्टी की मद में होता है, और वो रॉयल्टी जो है वो ज़ाहिर है मिलनी चाहिए। एक राइटर जो है उसका एक काम है, इंटेलेक्चुअली उसने एक काम प्रोड्यूस किया है, हमेशा उसको उस चीज़ की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। बैरून मुल्क तो ये बहुत होता है, हमारे यहाँ पर ज़ाहिर हमारे यहाँ घपले क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी को इस चीज़ से कोई सरोकार होता भी नहीं है, परवाह भी नहीं होती कि भाई एक राइटर को नहीं दिए तो नहीं दिए। खैर बहरहाल मुबारक साहब ने आवाज़ उठाई है, अल्लाह करे कि इसका एक कोई खातिर खा नतीजा निकले। एक दिन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5,000 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, और पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो इस बीमारी के कैरियर हैं, और ये ऐसे अफराद हैं जो ख़ुद तो इसमें मुब्तला नहीं होते लेकिन उनके बच्चों में इस बीमारी का ख़तरा मौजूद होता है, और इसलिए माहिरीन शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराना ज़रूरी करार देते हैं। थैलेसीमिया की बीमारी की जेनेटिक वजूहात क्या हैं, इस हवाले से क्या आदाद व शुमार हमारे पास आ रहे हैं, और इसमें अब मज़ीद पेशरफ्त क्या हो रही है, किस तरह से इसका इलाज हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साकिब अंसारी मौजूद हैं, और ये लिए है कि जिन्होंने खुद अपने 2 बड़े प्यारे बच्चे थैलेसीमिया की वजह से खोए, और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम थैलेसीमिया के लिए पाकिस्तान में काम करेंगे। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाते हैं और थैलेसीमिया के लिए बेशुमार जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सर। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं चाह रही थी कि उमैर और सना जिनकी के डेथ हुई थी आपकी फैमिली में थैलेसीमिया से, उनके हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि उनका किस तरह का केस था, किस तरह आप लोगों को मालूम हुआ, और फिर क्या क्या आप लोगों को सना फाउंडेशन की तरफ आप लोग कैसे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर सना मेरे बड़े भाई के बच्चे थे, और हमारी फैमिली के पहले 2 बच्चे थे, और इनको ब्लड डिजीज़ थी। उमैर को ल्यूकोसाइड एलिजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम था, यानी वाइट सेल जाके इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और वो काम नहीं कर पाते थे। और सना को लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर था, इसमें भी जिगर और तिल्ली बड़ी हो जाती है और खून बनाने का निज़ाम भी मुतासर होता है और इन्फेक्शन भी रिपीटेडली होते हैं।
चुनाचा ये जब दो बड़े नुकसान हुए तो भाभी भी मेरी जेनेटिक्स में पीएचडी है, भाई भी मेरे ब्लड डॉक्टर ब्लड स्पेशलिस्ट हैं अमेरिका में, और फिर मैं ख़ुद भी ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमने अल्लाह ताला ने हमारे वालिदैन के रहनुमाई में ये बात दिल में डाली कि अब हर बच्चा हमारे लिए उमैर सना है, और जहाँ तक जो भी मुमकिन हो सके, जितनी अल्लाह ने हमें इस्तात दी है वो हम इन बच्चों के लिए करें। चुनाचा 2005 में हमने ये काम का बेड़ा उठाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल हुए चाहते हैं कि हम इन बच्चों के लिए जो कुछ कर सकते हैं। 2005 में थैलेसीमिया को इतना नहीं जाना जाता था, और उमैर सना फाउंडेशन को ये क्रेडिट जाता है थ्रू अल्लाह के हुक्म से कि जो क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी, यूनुस खान जैसे क्रिकेटर्स, और हर क्रिकेटर ने आके विज़िट किया इन बच्चों को, हर पॉलिटिशियन ने आके विज़िट किया, हर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी और हर एक्टर ने आके उनको विज़िट किया। तमाम चैनल्स ने प्राइम टाइम के ऊपर टाइम दिया, वक्त दिया इस मौजू के ऊपर। चुनांचे आज 20 साल बाद ये हालत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में ना सिर्फ ये कि थैलेसीमिया को जाना जाता है, पहचाना जाता है, बल्कि एक बात उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जो ये मीडिया कैंपेन आप लोगों ने लॉन्च की, जिसका क्रेडिट मैं मीडिया को देता हूँ हमेशा, उसके तहत ये हुआ कि इस वक्त 4 सूबों में कानून पास हो चुका है असेंबली से कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजिम किया जाए। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में, सऊदीया में ये प्रैक्टिस की जा रही है, और शादी मुमकिन ही नहीं है थैलेसीमिया के टेस्ट के बगैर। और उन मुल्कों में 94, 97, 98 में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300, 400, 500 बच्चे हर साल पैदा होते थे, तो अब 1, 2, 3 बच्चे भी नहीं पैदा हो रहे। सो वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज़ हैं वो हम बेस करते हुए आगे बढ़ें। चुनांचा आज इस चैनल के थ्रू हम ये बहुत क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं कि थैलेसीमिया माइनर से शादी ना होने दी जाए, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए, ताकि हम भी पाकिस्तान में इस बीमारी को काबू पा सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे आपने बात की कि माइनर और माइनर की शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। अब माइनर और अगर किसी में ये ना हो तो उस सूरत में कोई ख़तरा होता है या नहीं होता? देखिए, माइनर की किसी नॉर्मल फ़र्द से शादी हो जाए तो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया होने पे। ये इंतहाई बिल्कुल रिकमेंडेड है, एक माइनर की शादी नॉर्मल फ़र्द से होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो जेनेटिक ही हैं या कोई और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है? आपने बहुत अच्छा किया कि पॉइंट क्लियर कर लिया, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी ये कहते हुए देखा है कि थैलेसीमिया कहीं खाने पीने से ना लग जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। इट्स प्योरली जेनेटिक्स। अगर माँ और बाप दोनों को माइनर होगा तो बच्चे को मेजर होगा। अब एक बड़ा ही कॉमन सा हमें सिनेरियो मिलता है, दोनों में एक डिनायल फेज़ होता है और एक अल्लाह ना करे एक ब्लेमिंग फेज़ होता है। हमारे ख़ानदान में तो नहीं है, इनके ख़ानदान में होगा। दूसरा, यहाँ ये पॉइंट क्लियर भी बहुत ज़रूरी है जो आप निशानदेही करना चाह रहे हैं कि अगर बाप को नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बाप को नहीं है और माँ को माइनर है भी, तो किसी सूरत में साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है कि बच्चे को मेजर हो, भले माँ को माइनर है। बाप अगर क्लियर है, ये मैसेज पूरी कम्युनिटी में जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। कि रेसेसिव बीमारियां मोस्टली पाकिस्तान में हैं। माइनर कैसे होता है? कोई भी शख्स अगर मेजर तो तब होते हैं ना जब 2 माइनर्स की शादी हो, तो माइनर कैसे बनते हैं आप? इनहेरिटेंस, आपके माँ बाप में से कोई माइनर था, और ये मख्फी होता है। माइनर मैं भी हो सकता हूँ, माइनर आप भी हो सकते हैं। 1 करोड़ आदमी माइनर है भी, आपने बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट की, और 1 करोड़ माइनर में पाकिस्तान का कुछ 7% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ माइनर। तो अगर चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी पे जा सकता है, तो हम ये बात क्यों नहीं कह सकते कि शनाख्ती कार्ड में नादरा जैसे रिलायबल इदारे के थ्रू थैलेसीमिया का स्टेटस लगाया जाए। 22 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ आदमी में कोई मसला है, ताकि देखिए आपने तो 5000 की स्टैटिस्टिक्स दी, वो हमारी ही कुछ रिसर्च और आर्टिकल्स हैं जिनमें हमने ये मेंशन किया है। मगर अगर सिर्फ मेरी क्लिनिक में साल के 2400 बच्चे आ रहे हैं, मेरी एक की क्लिनिक में साल के रोज़ाना के 10 बच्चे आ रहे हैं, साल के 2400 बच्चे आ रहे हैं, तो क्या वाकई में मुल्क में सिर्फ 5000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं? हमारे पास कोई एपिडेमियोलॉजिकल डाटा नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट को पहले तो रजिस्ट्री बनानी चाहिए कि हर साल नए कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वक्त अपने नौजवानों से एड्रेस करूंगा, ये 1 लाख बच्चा तकरीबन मुल्क में आ चुका है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और आज हम चैनल 92 के तहत ये बात पहुंचा रहे हैं कि हेल्दी ब्लड डोनेशन उनकी ज़िंदगी बचाने का ज़रिया है। हेल्दी ब्लड डोनेशन, और 1 लाख बच्चों को 18 लाख खून की बोतल पाकिस्तान में चाहिए। पूरे यूके की ब्लड रिक्वायरमेंट है 1.7 मिलियन, 17 लाख।
और हमारे पास सिर्फ थैलेसीमिया को हमें 18 लाख ब्लड बोतल चाहिए। तो डॉक्टर ब्लड साहब, दें, आप जो- ब्लड दें। अच्छा, हाँ। मैं से एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा था ज़रा जी। कि सर इसकी जो टेस्ट है वो कितने का होता है, और क्या कोई बहुत मतलब मुश्किल मरला है कि लोग इसको नहीं करवाते, या कोई बहुत महंगा है ये? बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत आप नफ्स पे हाथ रखते हैं माशरे की। भाई ये एक सीबीसी का टेस्ट, सीपी जिसको हम कहते हैं, जो 500, 800, 600 रुपए का हो जाता है, ये वो टेस्ट है जिससे प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाती है। 100 में से 90 लोगों को हम सीबीसी के टेस्ट पे ये कह सकते हैं कि आपको थैलेसीमिया माइनर नहीं है। ना करने की वजह वही है जो आपके सवाल में मख्फी है, कि लोग स्टिग्माइजेशन से डरते हैं। लोग कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है। लोग इससे डरते हैं कि हमारे बच्चे को ये आगे शादियां कैसे होंगी। भाई खुदा के लिए आप ना बताइए, हमारी इस बच्ची को भी थैलेसीमिया, आगे कोई रिश्ता नहीं आएगा। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो बताऊंगी माइनर है, जिसने करना है माइनर के साथ शादी करता है तो करे, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बच्ची, मुझ पर कोई बोझ नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ी सी अगर कुछ चीज़ें क्लियर कर दें कि क्या इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, या इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है जो कि लोगों को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की कि आमतौर पर इस बीमारी की तशख़ीस 6 माह की उम्र में होती है। जब बच्चे का पेट फूलने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, बच्चा पीला लगने लगता है, अपने महल्ले के डॉक्टर के पास माँ बाप जाते हैं और फिर वो उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं और उससे अंदाज़ा होता है कि इसको अल्लाह न करे थैलेसीमिया है। तिल्ली जिगर बड़े होने लगते हैं, चुनाचा बच्चे को ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये वो फेज़ है कि जब गाँव देहात के ना सिर्फ लोग बल्कि शहरों के लोग भी चाहते हैं कि ब्लड ना लगे और ज़िद करते हैं कि जी आप बच्चे को ब्लड ना लगाएं और कोई भी इलाज कर लें। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जी जब बच्चा इस हाल में पहुंच जाता है तो खुदारा ब्लड से इज्तनाब ना करें, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। ये आपकी बच्ची की ज़िंदगी बचाने का बायस बनता है। दूसरा जो इसका जवाब है वो ये है कि ब्लड शुड बी सेफ़। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के ब्लड बैंक का साफ़ सुथरा ब्लड होना चाहिए ताकि बच्चे को हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ना ट्रांसफ़र हो। हम ट्रैवल करते हैं यहाँ से लेके पाकिस्तान के हर कोने में, कोयटा से पेशावर तक, और हम देखते हैं कि बदकिस्मती से थैलेसीमिया तो जेनेटिकली डिजीज़ है, मगर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये हमारे ब्लड बैंक्स की अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से, महफूज ब्लड ना होने की वजह से, वसाइल और ज़राए ना होने की वजह से, क़वानीन के एप्लीकेशन ना होने की वजह से, और फिर उसके बाद बजट्स ना होने की वजह से बच्चों में फैल रहे हैं। और आपको भी अंदाज़ा है, इससे पहले भी स्टोरीज चलती रही हैं। तो ब्लड महफूज ब्लड बैंक से लगाया जाए। ब्लड मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, और जब 10-20 बार ब्लड लग जाता है तो फौलाद निकालने की दवाइयाँ, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो एंडोक्राइन, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनका एंडोक्राइन लेवल मेंटेन होना चाहिए, ताकि जो लड़के हैं वो बड़े होकर मर्द लड़के लगें, जो लड़कियाँ लड़कियाँ लगें। ये नहीं कि 40 साल की लड़की या 40 साल का लड़का 9 साल का लग रहा है तो हमने एक सिंड्रोम से निकाल के दूसरे सिंड्रोम में डाल दिया, इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल दिया। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया जो कि यूरोप और वेस्ट में की जाती है, उसमें ये तमाम ट्रीटमेंट शामिल हैं। और आखिरी जो सवाल आपका था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, मगर उसके शराइत ये हैं कि बच्चे की उम्र 5-6 साल इसलिए हो कि उस वक्त तक पेचीदगियाँ नहीं हुई होती। यूरोप और वेस्ट में 10 साल में भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, मगर हमारे पास 5 साल के बाद पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। तो 5-6 साल उम्र हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, भाई बहन बोन मैरो का डोनर से टेस्ट मैच हो। अगर नहीं है भाई बहन तो, या मैच नहीं है बोन मैरो का, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और उसके बाद एक स्टडी मेडिसिन हाइड्रोक्सीयूरिया और थैलेडोमाइड, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी पेपर पब्लिश कर रहे हैं अमेरिकन ब्रिटिश जर्नल्स में, वो अभी स्टडी की फॉर्म में है। उसको स्टडी ही की फॉर्म में देनी चाहिए, जिससे बहुत से बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ब्लड नहीं लग रहा। सही। अच्छा सर, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे दें, अगर 2 माइनर थैलेसीमिया वालों की शादी हुई है तो क्या हर बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा, या कोई कोई हो सकता है? जी देखिए, साइंस और वैसे तो देयर इज़ 25% रिस्क, मगर इससे गलत फहमी ले ली जाती है कि एक बच्चे को हो गया तो अगले 3 नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह कि 4 पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, हर बार वो थैलेसीमिया वाली पर्ची आ सकती है, यानी लाइन से 4 बच्चों को थैलेसीमिया हो सकता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपके घर में 4 नॉर्मल बच्चे आए हुए 5वें को हो जाए। तो हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है थैलेसीमिया मेजर होने का, 50% रिस्क होता है थैलेसीमिया माइनर होने का, और 25% होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा हो। तो माइनर भी नॉर्मल होते हैं,
और नॉर्मल तो नॉर्मल होता है, ये तो 75% हर प्रेगनेंसी ठीक में है। चांस होता है कि नॉर्मल हो। चुनाचा माँ के पेट में 12 हफ्ते में टिश्यू टेस्ट करते हैं, फतवे के हिसाब से 16 हफ्ते से पहले अगर आपको एबॉर्शन करना है तो आप कर सकते हैं अगर मेजर आया है बच्चे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ, उमैर सना फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे बात हो रही थी थैलेसीमिया के हवाले से। अब जरा कराची का रुख करते हैं। कराची में एक वाक़या पेश आया और वहाँ पर 2 बच्चियों को रिकवर किया गया है पुलिस की तरफ से, और ये बच्चियाँ ईद पर अगवा हुई थी सी व्यू से, और ईद पर ये अगवा हुई और उसके बाद अब ये रिकवर कर ली गई है। कराची पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। ASP जाहिदा परवीन साहिबा सिंध पुलिस से इनका ताल्लुक है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा साहिबा। साहिबा, ये जो केस था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे कि ये क्या था और कैसे इन बच्चियों को बाजियाब करवाया गया? जी, ये ईद के तीसरे दिन का वक़ुआ था। इसमें मोहम्मद जुबैर नामी शख्स ने इतला दी थी पुलिस को कि ये बच्चियां जो हैं, एक 2 साल की बच्ची थी और एक 3 साल की बच्ची थी, उनकी गुमशुदगी की पहले इतला दी गई और उसके बाद गुमश ना मिलने पर की सूरत में इनकी FIR रजिस्टर की गई। और उसके बाद जब तफ्तीश पुलिस को ये FIR मिली तो हमने एक वाइड कैंपेन स्टार्ट की ढूंढने की, क्योंकि सीरी बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा, और तीसरे दिन बहुत रश थी लोगों की, और उस पर हमने एक थॉरो सर्च की और टेक्निकल मदद से भी हमने इस पे काम किया। और इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एड्स, कैंपेन, पैम्फलेट्स और ईदी सेंटर्स हो गए, मज़ार हो गई, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स थी जिनको हमने इतला दी और थॉरो सर्च किया, लेकिन ये उसके बावजूद भी कहीं तलाश नहीं हो रही थी। इसके ऊपर काफ़ी जो वाइड स्प्रेड काम हो रहा था, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन इलाकों में जो चस्पा हो रहे थे, और सोशल मीडिया और इन फोरम्स को भी यूज़ किया गया था, मीडिया पे भी इन चीज़ों की इतला दी गई थी। तो बहरहाल ये हमारे काम आई और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सैटरडे वाले दिन बच्चियों को रिकवर किया। एक खातून थी उनके घर से, कोरंगी के इलाके से, और उसके बाद जब एक बच्ची वहाँ पे मौजूद थी, उसकी लीड पर दूसरी हमने दूसरे इलाके जो कि इधर साउथ में हिजरत कॉलोनी इलाका है, वहाँ से हमने दूसरी बच्ची को रिकवर किया। और उसके बाद ये पता चला कि इन्होंने ये बच्ची उठाई थी, जिसमें 2 औरतें और एक मर्द शामिल थे। एक मर्द शामिल था, ये रिश्तेदार ही थे आपस में, और इन्होंने बच्चियों को फौरन जो है वहाँ से लेकर गए बगैर पुलिस को इतला दी, क्योंकि वहाँ पे ईद के तीसरे दिन पुलिस के कैंप्स लगे हुए थे, और दीगर दूसरे बच्चे भी 20-22 बच्चे भी इसी तरह फैमिली से मिस हो गए थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है अपनी फैमिलीज को मिल गए थे। ये 2 बच्चियां थी, ये बिल्कुल छोटी बच्चियां थी, बात नहीं कर सकती थी। ये जैसे ही मिस हुई, इनके हाथों लगी, है फौरन अपने घर बच्चियों को ले गए बगैर के वो अपने पुलिस को इतला कर। मतलब ये अगवा का केस नहीं था, ये बेसिकली लॉस्ट एंड फाउंड का केस कह लीजिए जी। लेकिन ये जब इनके पास मौजूद हुई तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को कोई रजू नहीं किया, किसी इदारे को रजू नहीं किया। तो जब हमने इनसे तलाशी ली और हर चीज़ जब इनको अरेस्ट किया, तो इनका ये कहना है कि ये हमने बच्चियां उठाई थी, और लेकिन अभी इनकी इंटेरोगेशन जारी है। हम इस पे ये अभी कब नहीं कह सकते कि इन्होंने किडनैप की या कोई और मकसद था। ये हम इनको इंटेरोगेट कर रहे हैं इन डेप्थ कि इनकी वजह जो है रियल उठाने की क्या थी, और इसके अलावा भी अगर ये बच्चियां यहाँ से उठी हैं तो और कोई इन्होंने ऐसी कोई गैंग तो नहीं है, कोई ऐसी दूसरी चीज़ों में ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चीज़ें इस पे पुलिस मजीद काम कर रही है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने बच्चियाँ माँ बाप के हवाले करी। और बस ये गुजारिश है कि जितने भी ऐसे मकामात हैं इसमें बच्चियों, छोटी बच्चियों का ख़ास तौर पे वालिदैन पे नज़र रखें। और ये इस तरह के वाक़या तब भी पेश आते हैं जब पेरेंट्स या फैमिली जाती हैं मिलकर, और उसके बाद आंख से ओझल हो जाता है बच्चा, और वो बिल्कुल उनकी आंखों के सामने नहीं होता, खेल रहा होता है कोई किस कोने में, लेकिन पूरी फैमिली इतना तवज्जो नहीं दे रही होती। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो दें, और इन सैरो और तफरीह के मकामात से खास तौर पे ये अपने आंख से ओझल ना होने दें और उनको इनके साथ। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जाहिदा परवीन साहब मौजूद थी सिंध पुलिस से और बच्चों की रिकवरी के हवाले से बात कर रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान शोबिज के एक ऐसे सितारे से कि जिनकी प्रोफाइल बड़ी वास्ट है। कौन से एरिया ऐसा है कि जो इन्होंने नहीं टच किया और जिस पे इनसे बात नहीं हो सकती? मिसाल के तौर पे मॉडल, एक्टिंग, ड्रामा, फिर क्रिप्टो। अब देखें ये एक अजीब सी बिल्कुल ही अलग एक फील्ड है एक्टिंग से। अच्छा, फिर इसके बाद कोचिंग, साइकोथेरेपी, बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है मैं जरा पढ़ भी लूँ ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हम इनको देख सकते हैं और लोग इनकी बात सुनते भी हैं और ये बड़ी कन्विक्शन से अपनी बात करती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा वीलॉगिंग है, अपना इदारा चलाती है बाकायदा तौर पर, एक बिजनेस वूमन, मतलब क्या कुछ नहीं है भाई, न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ बिल्कुल। और आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट है 10, ये 10 काम इन्होंने कर दिए जिंदगी में। 11 होस्टिंग भी कर चुकी हैं। रमजान ट्रांसमिशन बड़ी जबरदस्त की है इन्होंने इस साल और बड़ा मजा आता है इनको सुनकर और बड़ा मजा आता है इनकी बातें बाकायदा तौर पे। सारा भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कौन सी चीज है जो रह गई है तो वो हम लिख लें सो दैट यू आर डूइंग इट? इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। अभी देखते हैं क्या रह गया। बस नहीं करना, बस कर दे, बाकियों का कोई काम करने दे। फिर जिंदगी का फायदा क्या अगर हम पूरी तरह एक्सपीरियंस ही ना कर सके? बाकी लोग जो पैदा हो रहे हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी जिंदगी जी और हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद? मतलब वो जो आपका एक लॉन्च पैड था वो क्या था? एक्टिंग थी या वो बाकी कुछ था? सो आई थिंक सो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग आई वाज इन लम्स और उस वक्त आई स्टार्टेड मॉडलिंग। ठीक है। और लम्स में तो मैंने सुना है बड़े पढ़े लिखे, बड़ा दिमाग के तौर पर, वाह वाह वाह, वेरी गुड। ब्यूटी विद ब्रेन्स फिर ये है ना एग्जांपल। बिल्कुल। बट आई वाज आल्सो डूइंग माय रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसके साथ आई वाज वेरी मच इनटू एजुकेशन। तो और उसके थ्रू आउट भी बेशक मैंने काम किया है और बेशक मैंने फैमिली को भी, बच्चों को का भी ख्याल रखा है, लेकिन उसके साथ साथ आई मेड श्योर कि आई केप्ट ऑन गेटिंग एन एजुकेशन। तो डिग्रीज, डिप्लोमास, सर्टिफिकेशंस, आई केप्ट ऑन मेकिंग श्योर कि आई स्टेड अपडेटेड। ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती हैं? एक बच्ची है हमारे यहाँ पे, वो भी पढ़ रही है, उसके इम्तिहान होने वाले हैं, उसको टेंशन है। मेरा कल पेपर है। So I'll help in whatever way I can. But I'll tell you something कि हमारा जो raw philosophy है, the wellness business I run, उसमें we do e-learning. अच्छा। So e-learning में भी काफ़ी ज़्यादा obviously because वो मेरा ही इदारा है, मेरा ही सेंटर है, तो उसमें I do a lot of courses. सही। तो मैं courses कर लेती हूँ, coaching भी उसमें हम कर लेते हैं। मेरे जरा पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं बहुत। तो वेलनेस का प्रॉपर एरिया जो अगर हम एक एरिया डिफाइन करें तो वो वेलनेस सेंटर का आपका एरिया कौन सा है? व्हाट आर द मतलब की इश्यूज जिस पे आप एड्रेस करती हैं लोगों की लाइफ में? सो हम बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलनेस के साथ एसोसिएटेड एंड दैट्स व्हाट वी डू। बट व्हाट हैपेंड इज कि आई रियलाइज कि हमारा बहुत मेजर इशू था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल नॉलेज। हमें नहीं पता था, हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज ही नहीं करते, जिसकी वजह से we have a lot of issues in our life. तो and I also personally had a bit of problem with managing my own finances. तो उसकी वजह से I started learning and getting an education in finance. यानी आप अमीर बनने का तरीका बताती हैं? अमीर बनने का भी तरीका, लेकिन देखें पैसे हर बंदा कमा सकता है, मेंटल हेल्थ, लेकिन पैसे मैनेज करना और सेव करना और री इन्वेस्ट करना एक स्किल सेट है। तो यू हैव टू लर्न इट। जिस तरह इवन मेंटल हेल्थ का भी आपको कोपिंग मैकेनिज्म्स आने चाहिए, न्यूट्रिशन का भी, क्या आप खाते हैं, किस तरह आप खाते हैं, अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स वी आर नॉट बोर्न विद दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो वी हैव टू लर्न दोज प्रिंसिपल्स। और जब हम लर्न करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल। तो ये तनख्वाह जो खत्म हो जाती है 5 तारीख को, उसको कैसे 30 तारीख तक चलाया जाए? ये ही इसीलिए तो आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे। पहले आखिरी तारीखें आती थी 25 तारीख को, अब आखिरी तारीखें आती है 25 के बजाय 5 तारीख को। आपने कितनी अच्छी बात की है, क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, राइट? एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट अभी कि मैं नोटिस कर रही थी कि वो लोग जो कभी भी किसी से मांगेंगे नहीं कुछ, और आप अभी सफ़ेद पोश लोग, और आप अभी नोटिस करें कि इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर उस तरह के लोग मौजूद हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी अपसेटिंग। अच्छा, अब इसका इलाज किन लोगों के पास है, उन लोगों को भी जरा हम शामिल गुफ्तगू करें। बिल्कुल। इन्फ्लेशन का और सारा जो मामला है, वो सियासी लोग हैं सारे। अब शामिल गुफ्तगू करते हैं एक ऐसी शख्सियत को कि जिन्होंने सियासत में जब वो आए तो उन्होंने अपने इलाके को एक तरह से पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट किया। इनका नाम वो है कि जो सुर्खियाँ भी बनी, अखबारात की हेडलाइंस बनी, और सिर्फ पाकिस्तानी अखबारात की नहीं बल्कि दुनिया भर की अखबारात की।
NA 265 कोयटा से इन्होंने इंतखाब लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन की। इमरान खान के ये साबिक डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के जनाब कासिम सूरी साहब, और इन्हीं का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसके बाद खलबली मच गई और आज तक वो खलबली चल रही है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब चूंकि आप दोनों साथ बैठे हुए हैं तो मैं पहले ये पूछ लेता हूँ ना कि आप इनको जानती हैं? नहीं, but I of course now मैंने तो बताया, लेकिन I have heard the name actually. अच्छा, I have आप heard the name. जानते हैं इनको? नहीं, आप देखिए, दो लोग साथ ऐसे बैठे और एक दूसरे को जानते नहीं। असेंबली वाला माहौल बना दिया आपने तो। लेकिन अब आप तारुफ कराएं। लेकिन हम तारुफ कराते कहते हैं कि सारा कासिम सारा ऐसे। नहीं, वो उनका तारुफ तो मैंने करा दिया आपके सामने, आपने सुन लिया। इनका तारुफ आपसे पहले हो चुका था। एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, और एक अजीब सी जहतों की ये मालिक है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी बड़ा इनका एक पर्सपेक्टिव है, वो जानती है। फिर इसके हवाले से हाँ, लोगों को मेंटल और पर्सनल फिजिकल वेलबींग के हवाले से हेल्प भी करी है। इनका अपना एक इदारा है दुबई में, चलाती है सियासत। I mean, to be really honest, to be a part of the decision making process, जब आप खुद फील करते हैं कि ये चीजें सही नहीं है, is a blessing to have, to be really honest, you know? लेकिन ये ब्लेसिंग है कासिम सूरी साहब, जब आपको पता हो कि ये चीजें सही नहीं है और आपके हाथ में इख्तियारात ना हो कि आप कर सके ना कर सके, तो फिर उस सूरत में भी ये ब्लेसिंग होती है। कितना स्ट्रेस होता हो? देखें, कोशिश तो करता है ना बंदा। जब बंदे को पता होता है चीज़ें सही नहीं है तो सही करने की कोशिश करता है। और माशरे में, जिंदा माशरे में वही माशरे आगे जाते हैं जिनके लोगों को पता होता है कि किस तरह उन्होंने जो है वो चीज़ों को सही करना है और हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी है, मजलूम के लिए आवाज़ उठानी है, तो वही माशरे आगे जाते हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, लेकिन इसमें जाहिर है आप जब एक ऐसे काम पर निकलते हैं जिसमें आपको पता है कि मुखालिफत बहुत ज़्यादा है, अब तो शदीद मुखालिफत है, शदीद रेजिस्टेंस है, कोई भी काम करो, मतलब सड़कों पर निकलना तो चले एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको पता होता है कि डंडे पड़ेंगे या गिरफ्तारियां होंगी, ये सारी चीज़ें, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कितना होता है इस चीज़ का, और वो पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करता है। देखिए, असल चीज़ तो है मकसद आपका क्या है। जब आप मकसद के पीछे चल रहे हो ना, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। आपको सेटिस्फेक्शन जब मिलती है जब आप मकसद के नज़दीक तर या उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और पहुंच रहे हो। तो मुश्किलात तो दुनिया में हर चीज़ में है। देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें, उसके अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि वो आराम से रहे हों, और उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करते रहे। हालांकि रहमतुल आलमीन थे तमाम जहानों के लिए, अल्लाह ताला से वही आती थी डायरेक्ट उनको, उसके बावजूद हम तमाम लोगों के लिए उनका अमल सुन्नत है। तो सुन्नत तो यही है कि आपने मुसलसल मेहनत करनी है और आपने बेखौफ होकर, और ये घबराना नहीं है आपने। तो मैं समझता हूँ कि हम सब अभी भी, फिर जो सबसे बड़ा वाक़या है करबला का वाक़या, हज़रत इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, और उस आज तक उस कुर्बानी को याद रखा जाता है। तो वो तो कम थे लोग और सामने जो है बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना कि उन्होंने वो बेखौफ होके अपने मकसद कटा दिया, लेकिन दीन जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही। सारा, आपने अभी इनका जुमला सुना, इन्होंने कहा घबराना नहीं है, ये जुमला सुना था आपने? बहुत दफा हमने सुना हुआ है। अच्छा, अब इसके बहुत ही दफा सुना हुआ। अच्छा, लेकिन आपने पहले जुमला तो बताया ना, ये किसका जुमला है, कब कहा था, क्यों कहा था? ये मुझे पता है, इमरान खान ने कहा है। मैं इतनी पॉलिटिकली इग्नोरेंट नहीं हूँ, मुझे पता है, तो लेकिन आपने इतनी एक खूबसूरत बात कही है कि जब आप पोजीशन ऑफ पावर में भी होते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम एग्जांपल देखें, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो उनका मकसद था टू सर्व, बिल्कुल खिदमत, बिल्कुल खिदमत करना। और हम कभी कभार ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी कंप्लीट ऑपोजिट होती है हम सब की ज़िंदगी में, कि अगर आप एक पेरेंट बनते हैं या अगर आप अपनी फैमिली का सरबराह हैं, तो यूजुअली लोग कहते हैं कि मुझे सर्व करो, मैं अथॉरिटी हूं। हाँ, इवन अगर आप पॉलिटिकली भी कर लें, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि कहेंगे कि मुझे सर्व करो, मेरा रोब दबदबा, मेरा रोब हो, मेरा दबदबा हो। लेकिन जो ट्रू पावर होती है और जो ट्रू ब्यूटी होती है उसमें, वो होती है टू बी एबल टू सर्व, और उसमें भी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर्विंग का मकसद क्या है। बिल्कुल, you know? बिल्कुल, टू फलाह अगले की। बिल्कुल, जो एक रोब और दबदबे वाली बात है, वो इनकी पर्सनैलिटी में तो आपको नजर आ रहा है, वैसे ही है या नहीं है? देखिए, थोड़ा देखें, जरा एनालाइज करें। आई थिंक रोब और दबदबा की इट्स नॉट रोब और दबदबा, आई थिंक एक होती है प्रेजेंस, और वो प्रेजेंस यूजुअली होती है जब आप एक हाई क्वालिटी ह्यूमन बीइंग हो,
और हाई क्वालिटी ह्यूमन बीइंग ये होता है जिसके कैरेक्टर और एथिक्स जो होते हैं और मॉरल्स जो होते हैं वो बहुत अलाइंड होते हैं विद जो आपको करना चाहिए। एंड इट डजंट मैटर कि अगर आप पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो, इट डजंट मैटर कि आप शोबिज़ में हो, इट डजंट मैटर कि आप किसी भी फील्ड में हो, वो एलिमेंट जो होता है वो आई थिंक नजर आता है और वो यू कैन एक्चुअली टेल। ठीक है, तो वो में नजर आ रहा है। कासिम साहब आप बताएं कि आप गुस्सा जो है वो एक ज़ाहिर है, अब हम पठानों में मेरा भी ताल्लुक ऐसी जगह से, आपका भी ताल्लुक वैसी जगह से, हम इसको डिनाई नहीं करते और हम एक तरह से ओन भी करते हैं। आप में गुस्सा कितना है? गुस्सा तो हर एक में होता है। देखिए, इंसान खुश भी होता है, परेशान लेकिन उसका भी होता है। इजहार कितना नहीं, लेकिन मतलब एक गुस्सा होता है ना, वो कहते हैं कि अल्लाह बाबा रा लो, हाँ। ये बच्चे दौड़ जाते हैं कमरे में इधर उधर, और एक है कि गुस्सा है लेकिन चलो जरा जाके बैठते हैं तो गुस्सा आता है, हर एक को आता है गुस्सा। तो जो भी इंसान है उसको गुस्सा आता है। और जिस तरह इन्होंने कहा पठानों को अचानक आया, ये क्यों होता है? ये भी एक फिलॉसफी है, कोई इसके पीछे कोई फलसफा है? वो खान साहब ने कहा पठान एक अलग है और इंसान अलग है। पठान एक कैफियत है वैसे, कैफियत है। तो उसको फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? उसको क्योंकि जो है आजकल जो वो सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे सड़कों पे आप लोग निकलते हैं, आगे से पुलिस वाला है, वो डंडा लेके खड़ा है, नहीं जाना आगे, नहीं जाना उधर से। आपने देखिए पेशेंस बढ़ता जाता है बंदे का। मैंने आपको बताया ना, जो मकसद होता है ना उस तक पहुंचने के लिए, तो बर्दाश्त बंदे के अंदर आती है। तो फिर अपने ऊपर जुल्म भी बर्दाश्त करता है, जो आजकल जिस तरह हो रहा है आप सबके सामने है कि क्या से क्या ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। आप देखें ना कि कुछ भी जो है वो एहसास इनको नहीं है कि जिंदा माशरों में ये रवायतें नहीं होती जो ये कर रहे हैं। तो किसको बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? अगर इस वक्त की हुकूमत में से बात करें, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है? इसको बहुत मुश्किल हो जाती है। सबर से सुनते हैं आप लोग। देखिए, बहुत से करैक्टर हैं इस टाइम, ठीक है ना। ये जो है ये इस टाइम पूरा एक जो ड्रामा चल रहा है, और मैं समझता हूँ इन्हें भी पता है कि अवाम इनसे नफरत कर रहे हैं और ये अवाम पे भी नहीं निकल सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये नाम 2-3 नाम दे देता हूँ ना मैं आपको, जरा आसान ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, ये 3 है। इनमें से सबसे ज़्यादा ये दोनों ही जो है ना वो अनबर्दाश्त करते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह का तो हमें पता है ना, उसकी झूठ बोल रहा है, बैठा हुआ बड़के मार देता है, कर कुछ भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारा पता है। अभी मरियम औरंगजेब का भी पता है झूठी है, बस उसको दे देते हैं, वो बोलना शुरू हो जाती है, कोई सुनता ही नहीं है, फॉलोइंग ही नहीं है इनकी। एक होता है इनका ख्याल है शायद कैमरे लगे हैं ना तो हम सारी दुनिया हमें देख रही है, कोई भी आपको नहीं देख रहा होता। लोगों के पास ऑप्शन है, अभी लोग चेंज करते हैं, और अक्सर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे होते हैं। हाँ, सोशल मीडिया आपको पता है फॉलोइंग नहीं रही टीवी की भी, तो सोशल मीडिया पे होते हैं, वो देखते ही नहीं है ना। और जो देख रहे होते हैं वो फिर आप नीचे कमेंट्स पढ़ दिया करें, हाँ। तो वो इन्हें क्या कह रहे हैं। आप कितना फॉलो करती हैं सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स को, बाकी चीज़ों को, और कितना उसका? राना सनाउल्लाह साहब से वाकिफ हैं जी, और आई थिंक अब मैंने ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी, तो वो क्यों? एवर सिंस जब मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन हुई थी तो वी हैड टू मीट एवरीवन, और हमने उस वक्त गेस्ट को इंटरव्यू भी करना होता था, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फिगर्स थे जिनको हम लोग को इंटरव्यू करना था। तो आई रियली रियलाइज दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई ऑल्सो had an opportunity to meet some people, क्योंकि हम लोग जो थोड़े से पॉलिटिक्स से दूर होते हैं ना, हमारा एक इमेज होता है कि ये बहुत गंदी सी, इट्स अ बिट डर्टी, यू हैव टू गेट डर्टी, इस तरह का हमें इमेज फील होता है। बट जब हम एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं ऑन अ डिफरेंट लेवल, राइट, ये नहीं कि आपस में मिलने अस्सलाम वालेकुम, वो एक अलग चीज़ होती है, बट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एंड टू अंडरस्टैंड उनकी फिलोसफीज क्या है, और अगला भी इंसान है, उनको भी इंसान है, और एंड we have very well educated and learned people in our politics, and I think हम कभी कभार भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो टीवी पे देखते हैं वो थोड़ी सी लड़ाइयाँ होती हैं, बैंटर होती है, तो we forget how educated people are, और उसकी स्ट्रगल बाकायदा तौर पे जो Yeah. स्ट्रगल है पॉलिटिशियन की, वो चाहे ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हमेशा वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं रहती है। या ऐवान के अंदर होगी, कोई बिल पास कराना है बड़ा इंपॉर्टेंट, या ऐवान के बाहर होगी सड़कों पर। थोड़ा सियासत की तरफ भी जरा मामलात को लेकर जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया जलसों का, बिल्कुल, और बुध से जलसे शुरू हो रहे हैं। 5 दिन में 5 जलसे करने हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा ये, और फिर हुकूमत में जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया है कि आप बाहर निकले, मैं आपको घर पहुँचाता हूँ, ये अल्फाज कोट हुए हैं अखबार में, तो कैसे करेंगे जलसे? देखिए, वो तो शुरू दिन से उनकी यही कोशिश है। उन्होंने
हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब पे 150 से ज़्यादा मुकदमे कर दिए हैं, 2 दफ़ा कातलाना हमले की कोशिश हो चुकी है, ज़ख्मी किया है, गोलियां लगी हैं, हमारे सारी जो मरकज़ी क़यादत है सब पे केसेस हैं, कितनों को उठाया गया है, नंगा करते हैं, आप सबको पता है जो तशद्दुद करते हैं, जिस तरह मेंटली टॉर्चर करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को भी पकड़ रहे हैं। लेकिन ये जुनून है, जुनून बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। अवाम में शऊर भी आता जा रहा है, अवाम को पता है कि हकीकी आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम माशी तौर पर, सियासी तौर पर, और आप देखें ना आइनी अब बुरान इन्होंने डालने की कोशिश की हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। पंजाब असम्बली को तहलील हुए अब तो 90 से ज़्यादा हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 14 मई डेट दी हुई है इलेक्शन की। ये जितने भी बहाने कर लें, देखिए हम तो उस डेट को फॉलो कर रहे हैं और डेट 14 मई है, 14 मई से पहले आप देखिए ना इलेक्शन कैंपेन होती है, बाकायदा कैंपेन की इजाज़त होती है। ये नहीं होता कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन कह दे जी आपने बाहर नहीं निकलना है। जब तक लोगों के पास अपना मैनिफेस्टो लेके नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, उन्हें क्या पता चलेगा। देखें 14 मई अभी तक तो तारीख है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो हम तो उसी के मुताबिक शेड्यूल बनाया हुआ है। प्रैक्टिकली अगर सोचें जी हाँ, तो प्रैक्टिकली तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा, ना फंड्स हैं, ना सिक्योरिटी है, ना कोई माहौल है। देखें हम तो पूरा माहौल बना रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं। अब फिर जो है वो 5 जलसों का ऐलान कर दिया, इंशाल्लाह बुध से जो है वो अवाम में होंगे इमरान खान साहब, और लोगों को जाके हकीकी आज़ादी का पैगाम भी देंगे, और किस तरह माशरा, वो माशरा जो आइन और कानून को फॉलो करता है, जो इंसाफ पर मबनी माशरा बनता है, तो माशरे तरक्की करते हैं। अच्छा, बंदयाल साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए आप लोग ना रैलियां निकालें, मेरे उसके लिए ना निकालें, बस आइन के साथ खड़े हैं, सब ने खड़ा होना है, मेरे हक में ना निकालें। देखें आइन की तशरीह उन्होंने की है, हम सारे आइन के साथ खड़े हैं, सही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम सारे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि वो एक बड़ा ताकतवर तबका जो है वो अपने आप को आइन से बालातर समझे, और गरीब के लिए आइन हो, उसको पकड़ के आप जेल में डाल दो। थोड़ी सी भी कोई गलती करता है तो आप कहते हो जी आपने तो ये किया, और ख़ुद जो है वो बढ़ के मारते रहो। कौमी असम्बली का फ्लोर जो है इस्तेमाल करो इदारों को लड़ाने के लिए, लोगों को की जो है ना वो आप के ख़िलाफ़, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये रवायत जो है ये नहीं होनी चाहिए। पहले भी इन्होंने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में 97 में, और सबको पता है आइन शिकनी अभी भी कर रहे हैं। आइन में जब लिखा है 90 डेज़, तो आपने 90 डेज़ को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आप उसके बहाने शुरू कर दें कि जी पैसे नहीं हैं। पैसे आप जो है वो 80 अरब रुपए का आपने आटा तकसीम किया है, इनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं आधे से ज़्यादा जो है वो चोरी हो गया पैसा। तो जब ये हाल हो जिस हुकूमत का, तो आप 21 अरब रुपए नहीं दे सकते। और 21 अरब रुपए आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है कि इसमें आपने जो है वो एग्जेक्टिव जो है हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर, उसने खुद साइन करने हैं और वो उसके पैसे देगा। वो ये नहीं हो सकता कि वो हुकूमत, कैबिनेट जिसको कहते हैं कि कैबिनेट से मंजूर हो या नेशनल असम्बली से मंजूर हो, खुद वजीर आजम को जो है वो सिर्फ समरी देगा, आपका वजीर खजाना उसको अप्रूव करेगा, और अगली हुकूमत जो आएगी वो उसको, वो भी बगैर पेश किए नेशनल असम्बली में बगैर बहस किए उसको पास करेंगे। सही है। अब ये बहाने कर रहे हैं कि इसका भी लेकिन मुझे बहाने, सूरी साहब, अब जो मुज़ाकरात का अमल था उसका क्या स्टेटस है, और क्या बस अब पीटीआई भी रिपोर्ट जमा करा चुकी और आप वो लोग भी जमा करा देंगे? पाकिस्तान ने एक मौका दिया था सियासी जमातों को, ईद से पहले बैठे नहीं, उसके बाद 3 रुकनी हमारी क़यादत बैठी पीडीएम के लोगों के साथ, हुकूमती लोगों के साथ, और हमने पूरी कोशिश की कि अगर आप मुखलिस हैं, आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो 14 मई से पहले आप जो है डिज़ोल्व करें नेशनल असम्बली और बाकी 2 सूबों की असम्बली। वो उस पर आए नहीं, मुज़ाकरात कामयाब हुए नहीं, हमने जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। 14 मई पहले से तारीख है, और ये हो नहीं सकता कि जो अदल के कुर्सी पे, सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, वो आइन को फॉलो ना करे। आइन एक जो है वो रिटर्न है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल, तो जो रिटर्न चीज होती है वो फिर आपने उस पर अमल करना है, बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग है वो। अच्छा सारा आप बोल देती है। अच्छा, मैंने इस चीज में समझ आई है ये सारी बात जो इन्होंने की। अच्छा, मैंने एक और चीज ऐड करनी है इसी बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसलिए है,
और आई थिंक रिसेंटली 10th अप्रैल को जो कॉन्स्टिट्यूशन की 50th एनिवर्सरी थी, बिल्कुल, तो व्हाट मेड मी इनक्रेडिबली सैड दैट डे वाज के हम अपने डिफरेंसेस सेट असाइड नहीं कर सके, और उस दिन तब भी इतना ज़्यादा हर पार्टी अपने में लगी रही, बिल्कुल, हर पार्टी अलग अलग, उस दिन भी इतनी लड़ाइयाँ हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिसकी 50th एनिवर्सरी है, राइट, जिसके ऊपर हमारा पूरा मुल्क चल रहा है, खड़ा हुआ है, इट्स द बेसिस, इट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, राइट, वो इट वाज पुट इन द बैक सीट। तो आप जब आप इनको पास करते हैं, वैसे सियासी जो नॉलेज है, एक बात बताओ ना, मुफाद है ये जो ऊपर बैठा हुआ जो टोला है, ये तो समझ रहा है कि हम हर चीज से बाला था। देखिए इनके दौर में इन्होंने मनाई है 50वीं नेशनल असेंबली में, हम भी रह चुके हैं, हमें नहीं बुलाया किसी को, वो अपने मखसूस लोगों को, और वहाँ पे आपने देखा कि उसको भी Absolutely. I completely second अभी तो कुछ दिन पहले तो आप लोग बाहर भी थे, गेट भी बंद कर दिया, बंद किया हुआ है, हालांकि हमें जो है हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि डीनोटिफाई किया हुआ है, जो डीनोटिफिकेशन का हमारा नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया, नहीं छोड़ रहे जबरदस्ती। लेकिन वो जो सीएम है, केयर टेकर सीएम जो थे, वैसे टेक्निकली तो वो थे ही, लेकिन वो अब लेकिन दफ्तर में तो वो बैठे हैं, जा भी रहे हैं, रोजाना आवाम का पैसा टैक्स पेयर का इस्तेमाल हो रहा है, अल्ले तल्ले नहीं कर रहे हैं, ये आइन को मान ही नहीं रहे। देखिए मुत्तफिका दस्तावेजात है आइन, जिसपे पूरे पाकिस्तान के हर रहने वाला शहरी, हर रंग और नस्ल वाला इस पर मुत्तफिक है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको रोन दें, आप कहें जी आज आइन मुअत्तल है, ये तो फिर माशाल्लाह से भी बदतरीन दौर है। फिर तो आप अपनी मर्जी से आमरियत है, फिर तो ये तो अभी आमरियत वाला दौर है, आप जो है वो किसी भी चीज को मानने से इनकारी हो। अच्छा, अगर आपने कोई फिल्म बनानी हो और उस फिल्म के अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि किन किन लोगों को आपने कास्ट करना है, हीरो अगर आपने लेना हो, तो आप किसको हीरो लेंगी? आपके सामने 3 कैरेक्टर्स हैं, एक इमरान खान साहब हैं, एक बिलावल साहब हैं और एक शहबाज शरीफ साहब हैं, किसको आप हीरो लेंगी? अच्छा, what I think is कि अभी for right now Imran Khan is perfect right now, but for filmy hero, for to actually lead, अच्छा, to lead the scenario and to lead this scenario, right? But I do think that क्योंकि मैंने I've also heard Bilawal speak, and he speaks not just, वो ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ आपके कुछ सामने होता है और आप बस बोल देते हैं, राइट, बट ही डज हैव बैकिंग, एज इन ही वुड हैव अ पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल व्यू, जिसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर वो बात ही इज गोना हैव। मरियम साहिबा का क्या है आपका व्यू, ओपिनियन क्या है मरियम नवाज साहिबा? हम आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूं, आप हंस रहे हैं। वी आर नॉट अ डायनेस्टी, टू बी रियली ऑनेस्ट, राइट, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, हम एक डेमोक्रेसी हैं, और जमहूरियत की फंडामेंटल बेसिस क्या है कि आप इलेक्ट हो और सिलेक्ट ना हो, और सिलेक्ट क्या होता है, इसी तरह आपकी अब ये किंगशिप तो नहीं है ना कि आपके पहले माँ बाप आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी औलाद आ रही है, फिर उसकी औलाद आ रही है, ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल सही। जिस तरह के बिजनेसमैन का बच्चा जो बिजनेसमैन होता है तो आप सोचेंगे कि ऑफ कोर्स ही इज गोना बी अ गुड बिजनेसमैन, राइट, अगर कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो भी कुछ करता होगा तो ही बाप उसको अपनी कुर्सी पे बिठाएगा, वरना बाप भी इतना समझदार होता है कि अपना कारोबार भी बेटे नाअहल और निकम्मे बेटे को नहीं देता। सूरी साहब, आप लोगों के टाइम पे बड़ा वो पार्लियामेंट्री क्रिकेट और वो सब चीजें होती थी, अब आजकल तो वो हो नहीं रही कुछ भी, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ चल रही है आप लोगों की? जी हाँ, सिवाय जलसों में मारे खाने के। नहीं, मार नहीं खा रहे, हम तो लोगों को हौसला दे रहे हैं। अच्छा, और ये समझ रहे हैं हमें मार रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि ये हौसला बन रहे हैं हम सबका, तो शुक्र अल्लाह ताला का, अवेयरनेस आती जा रही है लोगों में, लोग एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और पॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासी तौर पे समझ रहे हैं कि क्या इस मुल्क को किस तरह तेज़ी से जो है वो दिवालियापन की तरफ ये हुकूमत लेकर जा रही है। तो ये तो हर एक को भी नजर आ रहा है, कारोबार लोगों का रहा नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है, आप देखें इंडस्ट्री बंद हो रही है, हर चीज महंगाई होती जा रही है, लोगों का बजट जो है वो नहीं मैनेज कर सकते, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, पेट्रोल गाड़ी में आप डालें, आप देखें ना 300 रुपए का लीटर हो चुका है पेट्रोल। तो आजकल के जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर हर तरफ अवाम पे इतना ज्यादा दबाव है एक आम आदमी पे कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे, उस दबाव में क्रिकेट आ जाती है। हमारी लाइन जुड़ गई इकबाल साहब से। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, ओवैस और शिफा, मुझे आवाज आ रही है, कैसे हैं आप लोग?
हेलो सर ठीक है बिल्कुल सर, ठीक लेकिन सर। कल क्या हुआ? ये कल क्या हुआ, अचानक से हमारी टीम जो है वो 4 मैच जीतकर इतनी कंटिन्यूस बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ये 5वें मैच में हम ना जीत सके, क्या ऐसी बुनियादी गलती की कल हमने सर? ओएस हमारी बैटिंग जो थी कल वल्नरेबल रही और टॉप के 4 बैट्समैन 66 रन पर आउट हो गए, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शान मसूद शामिल थे। तो उसके बाद हम दबाव का शिकार हो गए, लेकिन हैट्स ऑफ टू चाचा इफ्तिखार, उन्होंने वाकई में पूरी कौम के चाचा बनकर दिखाने की कोशिश की। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को फतह के नजदीक ले आए थे। 94 नॉट आउट उन्होंने किए। 32 साल के हैं, इसलिए लोग उन्हें चाचा कहते हैं, हालांकि माशाल्लाह लगते वो ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन कल उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। और मजे की बात ये है कि उन्होंने लेकिन जब वो हारे ना तो बड़ा अफसोसनाक उनका चेहरे पर एक्सप्रेशन था। वो बिल्कुल, जब चाचा के भतीजे भी रो रहे थे, सारे लोग परेशान थे ना कि मतलब पाकिस्तान जीतते जीतते रह गया। लेकिन इफ्तिखार की दिलचस्प बात ये कि 2015 में ओवैस और शिफा उन्होंने अपना डेब्यू किया और उसके बाद से लेकर ये 12वां वनडे मैच था, यानी कि 8 साल में उनको 12वां मैच मिला और ये कल उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया। उससे पहले 32 रन नॉट आउट था, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। और वो ये वही इफ्तिखार है जिसे ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं रखा गया था, 16 रुकनी हारिस सुहेल थे इनकी जगह, जो अनफिट हो गए, जिसकी वजह से किस्मत की देवी मेहरबान हुई इफ्तिखार पर और इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, अब बाबर की जो परफॉर्मेंस रही, बाबर की जो कैप्टनसी थी, उसके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म चल रहा था, वो क्रिटिसिज्म आपको लगता है कि दूर हो गया है? और अब चूंकि आगे आने वाले जो सीरीज है उनमें तो सबके लिए वो कैप्टन मुकर्रर हैं, लेकिन बाबर एज कैप्टन विद दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन सही है वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अभी कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस हो सकती है, लेकिन बाबर एज अ कैप्टन दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा है। और वो लोग जो कह रहे हैं ना कि बाबर को हटाओ, वो दीवाने की बढ़ है एक तरह से मैं कहूंगा, क्योंकि बाबर ने एज एन इंडिविजुअल अपनी जो परफॉर्मेंस दी है, आप देखें जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। 97 इनिंग्स में उसने 5000 रन किए। दुनिया में आज तक कोई बैट्समैन इतनी कम इनिंग्स में वनडे में 5000 रन नहीं बना सकता। और जिस तरीके से बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप को लेकर चला है, मेरे ख्याल में अभी उसको कप्तान रहना चाहिए। पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाया है। सरफराज अहमद ने भी नंबर टीम बनाया था T20 में, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, तो बाबर के साथ ये सब नहीं होना चाहिए जो सरफराज के साथ हुआ था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, और एक चीज और कि ये जो अब हम नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 पर आए हैं, ये कैलकुलेशन अब आगे इंप्रूव कैसे हो सकती है? मतलब हमारा आगे नंबर 1 पे बनने का क्या चांस है? देखिए, अब सिर्फ 2 दिन है। 10 तारीख को जो है आईसीसी परसों अपनी नई एनुअल रैंकिंग जारी करेगी, तो चांसेस पाकिस्तान के बहुत ब्राइट हैं कि पाकिस्तान दोबारा बन सकता है। उसकी वजह यह है कि जब नई रैंकिंग जारी होगी तो इंग्लैंड की जो 2 सीरीज पाकिस्तान हारा है, उन सीरीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए काफी मौके हैं। ठीक है, 48 घंटे की खुशी हमारे लिए आर्जी खुशी थी कि पाकिस्तान जो था वो नंबर 1 टीम बना, लेकिन बहरहाल अभी भी उम्मीद है। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़े, उम्मीद है अभी भी। शिफा और ओवैस, उम्मीद है अभी भी। बिल्कुल, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सर, इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जिस डोमेन में हो रहा है, सब में सिर्फ उम्मीदें ही बात की कौम बैठी हुई है। थैंक यू मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। अब आप लोगों की जरा, और हम ना कुछ रैपिड फायर की तरफ अब जाएंगे क्विकली। सूरी साहब, अगर आपकी कोई तवज्जो हासिल करना चाहे तो उसको क्या करना होगा? पर्सनैलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? पर्सनैलिटी में सबसे पहले तो जो है, मेरी तो आरे को देख के ही होता है कि अच्छा इंसान होगा। अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट। सर, आप ज्यादा पॉजिटिव हैं। राना साहब के बारे में भी ये सोच रहे हैं, वो उनको भी दिल खुश कर दें आज। अच्छा, आपका बचपन का पसंदीदा टीवी ड्रामा और अदाकार कौन था? बचपन का पसंद, मतलब बिल्कुल ऐसा जिसको आप कहें मेरा तो ये आइडियल है। हमें बचपन में आई वाज़न्ट अलाउड टू वॉच टेलीविजन एट ऑल। किस एज में देखना शुरू किया टेलीविजन? मैंने अभी भी आई डोंट वॉच इट। आई कम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड। सही है, डिसिप्लिन बहुत है। इट वाज टू, देयर वाज टू मच। सर, थोड़ा दूर होकर बैठे सर, थोड़ा दूर हो जाए। तो हम लोग अलाउड नहीं थे टीवी देखने के लिए, तो हम लोगों ने चलो आगे। किस उम्र में शुरू किया था? अभी मैंने जब एज माय मदर सेज कि जब ये आजाद हो गई, जब ये यूनिवर्सिटी चलेगी, लम्स ने से खराब कर दिया। यूनिवर्सिटी में आकर देखना शुरू किया। भाई ये कर लो, वाकई सब बच्चों के साथ ये कर लो। बिल्कुल। सूरी साहब, आपका पसंदीदा पुराना ड्रामा? वारिस ड्रामा था उस क्या जबरदस्त ड्रामा, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी खूबी और आपकी सबसे बड़ी खामी आपकी नजर में क्या है?
अब मेरी खामी ये सब पे एतबार कर लेता हूँ। सर ये तो आप लोगों का कोई पार्टी वराना कुछ एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी खूबी मतलब माफ भी कर देता हूँ। चलिए ये फिर सही, ये भी पार्टी वराना ही है वैसे, मैं बता रही हूँ आपको। आपका? आई थिंक मैं बहुत ब्लंट हूँ, जो बोल देती हैं। मैं कह देती हूँ, फिर उसके बाद पछताती हैं? हाँ, नहीं ओके। मैं नहीं ये आपकी खूबी है या खामी है? ये बहुत खूबी और बहुत खामी है। बोल देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। या आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड या। ओके, तो ये जो आप एतबार करते हैं, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आपने एतबार किया और फिर वो वफा ना हो सका? ये तो देखें बंदा मैं आपको बता रहा हूँ हर एक पे कर लेता है। अभी उसकी अपनी खसलत है कि वो आगे से क्या करे, तो उसको वो आगे निकल जाते हैं, कुछ बस फिर छोड़ देना चाहिए। क्या अच्छा ये तो बताएं, छोड़ देना, फिर नाम लेना, बार बार नाम ले रहे हैं आजकल तो आप लोग, नाम भी बड़ा अग्रेसिव ले और रहे उधर हैं। ट्वीटों पे ट्वीटें आ रही है, शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट आ रही है, मोहसिन नकवी साहब की भी एक है ट्वीट आ अपनी रही है। जात के लिए, हाँ। आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं आप उसको माफ कर देते हैं। एक है अवाम, आप मुल्क है आपका, हाँ। अगर कोई उसके साथ अवाम के साथ धोखा कर रहा है तो वो तो आप माफ नहीं कर सकते। तो मैंने वो सही। उस सेंस में ठीक, सही कॉन्टेक्स्ट आ point, गया। बिल्कुल अच्छा point। कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको आपने बेवकूफ बनाया हो कभी जिंदगी में, कोई ऐसी चीज उसके साथ की हो, आपने आज भी कहा हो, आपको याद आता हो कि भाई ये मैं उसको और उससे अभी बताऊंगा फन में कभी। जिक्र भी होता हो कि देखा मैंने क्या किया। बहुत से इस तरह बचपन में आपको पता है पिकनिक्स पे जाके शुगल करना, इस तरह की हरकतें सही। की हुई हैं, सब नहीं तो तो की मैंने हुई भी है की ना? हुई हैं। हाँ। जी तो हाँ। आपने कौन सी, कोई याद है जहन में है कोई नहीं इस तरह भी याद मजेदार मेमोरी? नहीं, आप अभी याद बताएं सारा। मैंने आई थिंक बहन भाइयों के साथ मैंने ज्यादा किया है, अच्छा। दोस्तों के अलावा। घर में ही बात आप घर में ही, हमारी बात घर में ही। सही है, ठीक है। घर तक ही जबरदस्त, महदूद है। बेहतरीन, सही है। अच्छा, कौन सी आपने फिल्म देखी हो जिसपे देखने के बाद आपको वाकई टेंशन हो गई, जज्बात पे काबू ना रहा, आंसू निकल आया? नहीं ऐसी फिल्म तो याद नहीं है मुझे। फिल्में देखी हैं लेकिन आजकल तो भी बिल्कुल फिल्म आजकल तो अपनी फिल्म जो है वो सियासी फिल्म है, सबसे इम्पोर्टेंट, सियासी उसी की तरफ फिल्म। तवज्जो होनी चाहिए। आपको कौन सी फिल्म ऐसी है हर जो- फिल्म। अच्छा I आप बहुत think कोई इमोशनल है। emotion, and that's so strange because मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हूँ। Like I'm a very, you know, जिसका कहते हैं कि calm Emotionally person और resilient. yeah, just emotionally very much in control. और जब मैं मूवीज देखती हूँ, I don't know why it's like floodgates open and I'm just crying. तो I cry a lot on just little things. अगर माँ और बेटे का सीन है तो मैं उस पर रोने लग जाऊंगी बगैर। सही है। Like just emotional. आखिरी झूठ कौन सा बोला था Very. लास्ट टाइम? आखिरी झूठ। कोई बताना छोटा भी बड़ा होगा। कुछ भी, हाँ मतलब कौन सा बोला था? आई थिंक घर पे नहीं हूँ, सो रही थी, सॉरी मिस हो गई कॉल, चार्ज पे था फोन। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि 11 साल आई वाज अ वेजिटेरियन, राइट, अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग मीट। तो आई लाइड टू माय फैमिली फॉर अ लिटिल बिट, अच्छा। क्योंकि मुझे वो वाला गोश्त का खाना नहीं पसंद होता था, तो मैं कहती थी मेरी दाल किधर है, चने किधर Very है। good, तो आई जबरदस्त। यूज्ड टू आई डिड इट फॉर अ लिटिल बिट। चलिए जबरदस्त, आप दोनों के साथ बड़ा अच्छा हमारे साथ सेशन लगा, आपसे सियासी भी और गैर सियासी दोनों बातें हुई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई आप लोगों ने। थैंक यू जी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।